वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज की वीडियो के अंतर्गत हम आपको यह बताने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार समाजशास्त्र सोशियोलॉजी बीए तृतीय वर्ष के अंतर्गत आखिरकार पेपर 2 से किस प्रकार के प्रश्न आपके एग्जाम्स में पूछे जाने हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण यह सेशन होगा और आपको यह सेशन देख करके अति आनंद की प्राप्ति होगी, बहुत ज़्यादा आनंद की अनुभूति होगी और बहुत ही अच्छे तरीके से आप एक एक मुद्दे को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसा कि आपने देखा होगा कि इससे पहले जस्ट अभी 4 बजे की लाइव क्लास हुई थी और 4 बजे आपने बीए थर्ड ईयर एजुकेशन के पेपर 1 अर्थात शिक्षा शास्त्र के द्वितीय प्रश्न पत्र के बारे में आपने विस्तार से समझा और जाना। तो उससे अब कोई भी प्रश्न आपके एग्जाम से बच करके नहीं जाएगा, वह आप भली भांति परिचित हो चुके हैं। कुछ बताने की आवश्यकता आगे मुझे रह नहीं गई है। अब आप लोग आसानी से क्रम से बने रहें। सभी लोगों के पास सेशन को शेयर कर दीजिए, मतलब वीडियो को शेयर कर दीजिए। वीडियो लिंक जो है आप शेयर कर दीजिए सभी लोगों के पास। और अगर नए अभी वीडियो में हमारे साथ जुड़े हैं तो फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए। मेरी ऊर्जा को थोड़ा बढ़ाइए और उसके बाद में अपना आनंद की प्राप्ति लेते रहिए और आसानी से पढ़ते रहिए। या एक बात मैं यहाँ पर बता दूंगा कि कमेंट सेक्शन में बातें बिल्कुल भी आपकी नहीं चलेंगी। यह बात चाहे जो भी व्यक्ति हो, कमेंट सेक्शन में बातें आपको नहीं करना है। मैं बातें बता रहा हूँ, नहीं तो मैं तुरंत ब्लॉक कर दूंगा तो उसको, ठीक। यह बात आपको कन्फर्मेशन कर दूँ इसी समय। यहाँ पर आप पढ़ाई करने आते हैं तो सीधा सीधा सिंपल सी बात है, पढ़ाई करिए। आसानी से आप पढ़ाई करते रहें। जो कुछ समझ में आ रहा है चैट सेक्शन में आप पूछने का प्रयास करेंगे, उसको मेरे चैट सेक्शन के द्वारा आपको बताने का प्रयास किया जाएगा, ठीक है। यह बात आप ध्यान रखेंगे। समाजशास्त्र सोशियोलॉजी संबंधित बात होनी है। बीए फर्स्ट ईयर, थर्ड ईयर, सेकंड ईयर जितने भी छात्र छात्राएं हैं, जो भी देख रहे हैं, उन सभी के लिए यह लेक्चर बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बात आपको पता होनी चाहिए। और लाइव आपके सामने मैं प्रस्तुत हूँ बीए तृतीय वर्ष के सोशियोलॉजी के पेपर 2 को लेकर के। पेपर 1 से संबंधित महासंग्राम सीरीज अपलोडेड है, उसको देख लीजिएगा। ठीक इसी प्रकार से वह भी कार्य करेगा। उसके अंतर्गत सारे के सारे पेपर को एक ही वीडियो में समाहित करने का प्रयास किया गया है और ठीक यही काम इस वीडियो के अंतर्गत भी मैं करने का प्रयास करूँगा कि एक ही पेपर के अंतर्गत, मतलब एक ही वीडियो के अंतर्गत सारे के सारे पेपर को आपको समझाने का प्रयास करूंगा। जटिल से जटिल मुद्दे को सरल से सरल भाषा में आप तक पहुंचाऊंगा। यह मेरा काम रहेगा और आपकी आकर्षण को, मतलब एक प्रकार से ऐसे शैली में पढ़ाऊंगा ताकि आपका ध्यान मेरे तरफ जो है आकर्षित रहे। ध्यान रखेंगे ये बात। और चलिए हम आगे बढ़ते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस और आंसर्स के साथ सारी डिटेल होगी इस वीडियो के अंतर्गत। न्यू मॉडल पेपर 2021 के अनुसार 1.5 घंटे के परीक्षा में आखिरकार किस तरीके से आप सारी चीज़ें करेंगे, उससे संबंधित तमाम सारी वीडियो उपलब्ध हैं। यहाँ पर आप देखेंगे शिक्षा शास्त्र एजुकेशन बीए तृतीय वर्ष लाइव पेपर 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पर आंसर्स को वीडियो अपलोड हो चुकी है न्यू मॉडल पेपर को लेकर के। इसको आप देख लीजिएगा। अभी जो है आज की बात है 4 बजे लाइव हुई थी क्लास, ठीक। तो इसको देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण यह लेक्चर है। तो चलिए हम बात करते हैं समाजशास्त्र के जो है महत्वपूर्ण प्रश्नों पर और आसानी से समझेंगे। मैं एक एक मुद्दे को आपको बड़े ही आसानी से समझाऊंगा, विस्तार पूर्वक समझाऊंगा। एक ही वीडियो में पूरा का पूरा पेपर समझ में आएगा। आपको कहीं से कुछ पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी। मात्र एक वीडियो और आपका एक प्रकार से सारा का सारा डाउट्स, सारी की सारी एक प्रकार से कन्फर्मेशन आपके दिमाग तक, सारा डाउट आपके दिमाग से बाहर करने का प्रयास करूँगा, ठीक। तो बिल्कुल चिंता करने की आवश्यकता नहीं है आपको। आप बहुत सही जगह पर आए हैं, बस आपको यहाँ पर स्थिरता देनी पड़ेगी। आप अगर अस्थायित्व की भावना को लेकर के यहाँ पर आए हैं तो बड़े ही आसानी से मैं आपकी भावना पर खरा उतरूंगा। यह बात मैं आपको बताता हूँ। फटाफट इस सेशन को शेयर करके आप सभी लोग वीडियो को लाइक करवाएं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाएं, ठीक। ध्यान रखेंगे। और एक बात और मैं बताना चाहता हूँ, ऐड वगैरह जो आते हैं मेरे चैनल पर, वीडियो आप खोलते होंगे तो ऐड आते होंगे, तो उसमें ऐड पूरा चल जाने दिया करिए ताकि इससे कुछ हमारी इनकम हो जाएगी इससे, ठीक है। तो इसमें आप थोड़ा ऐड वगैरह जो आते हैं उसको पूरा का पूरा देखने का प्रयास करें, बस यही आपसे रिक्वेस्ट है। और PDF वगैरह आपको बिल्कुल फ्री में टेलीग्राम चैनल पर उपलब्ध करवा दी गई है, वहां पर आप देख सकते हैं। इस वीडियो की भी टेलीग्राम 1 से 2 दिनों के अंतर्गत आपके टेलीग्राम चैनल पर, व्हाट्सएप ग्रुप्स पर आपको अवेलेबल करवा दी जाएंगी, ठीक है। चलें आगे बढ़ते हैं। साक्षात्कार टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं दे दूंगा, चैट सेक्शन में आपको उपलब्ध करवा दूंगा, ठीक। चले कमेंट सेक्शन में भी आपको मिल जाएगा। चलिए, हाँ, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। वेरी वेरी गुड इवनिंग सभी लोगों को मेरे प्यारे दोस्तों। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों। हाय हेलो सभी को। चले आगे बढ़ते हैं। नमस्ते, राम राम भैया। चलें आगे बढ़ते हैं और अब एक एक मुद्दे को हम समझेंगे, बड़े ही विस्तार समझेंगे। कोई डाउट्स और एक प्रकार से जो पढ़ाने की शैली होती है उसी शैली के माध्यम से आपको समझाऊंगा। बिना समय गवाए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर समझें, पहला प्रश्न आपके सामने, साक्षात्कार। साक्षात्कार को अंग्रेजी में इंटरव्यू कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इंटरव्यू कहा जाता है। तो आपको एग्जाम से अगर एग्जाम से पूछे कि साक्षात्कार को अंग्रेजी में क्या कहा जाता है, इंटरव्यू कहा जाता है, आमना सामना, ठीक। साक्षात्कार का मतलब क्या होता है? आमना सामना। और आमना सामना कैसा कि 4 उधर बैठे हो और अकेले आप हो, तो ऐसा आमना सामना, ठीक।
चलिए देखते हैं कैसा आमना सामना करनी है। तो साक्षात्कार एक ऐसी व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, और जहाँ पर भी बात व्यवस्थित की जाए, मैंने बार बार आपको समझाया होगा, जब भी आपको क्रमबद्ध शब्द मिले, जब भी आपको एक प्रकार से सुसंगठित मिले, सुव्यवस्थित मिले, तो ऐसे शब्दावलियों का, टेक्निकल शब्दावलियों का जब आपको प्रयोग कहीं पर मिले तो समझ जाइए कि वह एक प्रकार से ऐसी शैली या ऐसी प्रविधि या ऐसी प्रक्रिया के बारे में हमको बातें बता रहा है जो कि वैज्ञानिक पद्धति पर पूर्ण रूप से आश्रित होती है, आधारित होती है। तो यहाँ पर साक्षात्कार एक ऐसी प्रक्रिया होती है जो कि एक व्यवस्थित ढंग में होती है, इसीलिए हम इसको एक वैज्ञानिक पद्धति या वैज्ञानिक प्रक्रिया कह सकते हैं। ऑब्जेक्टिव वालों अगर आपसे पूछे कि साक्षात्कार की एक कैसी प्रक्रिया है, तो मेरे प्यारे दोस्तों कैसी है, एक व्यवस्थित प्रक्रिया होने के साथ साथ यह एक वैज्ञानिक प्रक्रिया भी है या वैज्ञानिक पद्धति भी है। ओके, समझ में आ रही बातें? आगे बढ़े। ऐसे ऑब्जेक्टिव्स आपके बनते हैं जिसमें क्या होता है, तो साक्षात्कार एक प्रक्रिया होती है। कैसी? तो भैया व्यवस्थित प्रक्रिया होती है, जिसमें होता क्या है, तो साक्षात्कारकर्ता एवं साक्षात्कृत। साक्षात्कर्ता कौन होता है, साक्षात्कृत कौन होता है, इसके मध्य में दो व्यक्ति होते हैं। जैसे मान लेते हैं कुछ बेंच होती है, आप इंटरव्यू देने जाते हैं तो 4-6 लोगों की बेंच होती है, तो साक्षात्कर्ता वो होते हैं। साक्षात्कृत जो व्यक्ति आता है वह होता है, या फिर उल्टा एक तो प्रकार से बोल लीजिए इसको, साक्षात्कर्ता यानी साक्षात जो कर रहा है आपका, साक्षात जो मतलब आपके जो है मान लेते हैं जो पैनल बैठा उसको हम साक्षात्कर्ता कहते हैं, और साक्षात्कृत जो व्यक्ति जाता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो इसके मध्य में क्या होता है, उन दोनों पैनल के मध्य और उस व्यक्ति के मध्य जो जाता है, यहाँ से मान लेते हैं 4 व्यक्ति इधर को बैठे हुए हैं और इससे एक व्यक्ति जाता है बात करने, तो एक प्रकार से ये होता है आपका साक्षात्कार। और इन दोनों के मध्य में क्या होता है, मतलब कि साक्षात्कृत और साक्षात्कर्ता के मध्य किसी विशिष्ट उद्देश्य की को सामने रख करके परस्पर आमने सामने संवार्ता की जाती है। परस्पर जैसे कि किसी आमने सामने रख करके, जैसे कोई मुद्दा हो गया, मान लेते IAS का इंटरव्यू देने जाना है, तो उसको एक प्रकार से यह उद्देश्य है उसका कि उसको चुनना है। जो साक्षात्कारकर्ता लोग हैं वो मतलब कि उनको चुनना है कि आपको किस प्रकार से चुनेंगे, तो इस प्रकार से वो चुनने की एक प्रक्रिया होती है, एक उद्देश्य होता है। तो उसी उद्देश्य को, वह विशिष्ट उद्देश्य होता है चूँकि, तो इस विशिष्ट उद्देश्य को वह सामने रखते हैं और उसी पर क्या करते हैं, आमने सामने बैठकर क्या करते हैं, संवार्ता करते हैं। संवार्ता मतलब ऐसी वार्ता जो कि दो व्यक्तियों, एक प्रकार से ऐसी वार्ता जो कि हमारी बातें कहे, मतलब हमसे पूछे और सुने, फिर आप हमसे पूछें सुने, इस प्रकार से संवार्ता इसी को कहते हैं, जिसमें 2-3 व्यक्तियों का होना अति आवश्यक है। वार्तालाप भी इसी प्रकार से होता है, अथवा उत्तर प्रति उत्तर। हमने आपको बताया कि ये पूछेंगे वो बताएंगे, या फिर वो पूछेंगे हम बताएंगे, वैसे पैनल ही पूछता है और बताते कौन है, जो जाते हैं यहाँ से, ठीक, व्यक्ति लोग। तो यहाँ पर वो चीज़ें प्रत्युत्तर होता है। साक्षात की प्रमुख विशेषताएं निम्नवत है। साक्षात की प्रमुख विशेषताएं या परिभाषाएं आप देख सकते हैं विभिन्न विद्वानों के अनुसार। भैया विद्वानों में आ गए आपके कौन, हाँ बिल्कुल, आप सभी के सही तरीके से आप समझ पा रहे हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? सारी बातें समझ पा रही हैं, मेरी आवाज़ और एक प्रकार से आपको पूरा का पूरा मुद्दा दिख रहा है, सारी के सारे अक्षर दिखाई पड़ रहे हैं या नहीं दिखाई पड़ रहे हैं, इन सभी चीज़ों को आप बताते हुए साथ साथ चलेंगे, ठीक। यहाँ पर समझने का प्रयास करें मेरे भैया। गुटे एवं हैट, आइए आपकी गुटे और हैट महोदय। अब गुटे और हैट कहेंगे का, आइए देखते हैं आखिरकार भैया लोग क्या कहते हैं। तो गुटे और हैट महोदय कहते हैं कि साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। किसने बताया? ऑब्जेक्टिव वालों जरा ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर आपसे एग्जाम से में प्रश्न पूछे, साक्षात्कार मूल रूप से, मूल मतलब एकदम से जड़ रूप से, अंतर पूरा का पूरा एक प्रकार जो आधार है उसी को मूल कहा जाता है। तो साक्षात्कार मूल रूप से सामाजिक अंतःक्रिया की एक प्रक्रिया होती है साक्षात्कार, ठीक। साक्षात्कार क्या होती है, सामाजिक अंतःक्रिया की, अंतःक्रिया की क्या होती है, एक प्रक्रिया होती है। अंतः माने उसके अंदर, अंतर माने बाहर। समझ में आते? आपने सुना होगा अंतःपीढ़ी संघर्ष और अंतरपीढ़ी संघर्ष। अंतःपीढ़ी संघर्ष वह संघर्ष होता है जो एक ही पीढ़ी के मध्य में संघर्ष होता है, उसी को अंतःपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। और जब दो पीढ़ियों के बीच में, एक वृद्ध पीढ़ी और एक युवा पीढ़ी के बीच में संपर्क जब आपका संघर्ष होता है, तो ऐसे संघर्ष को हम अंतरपीढ़ी संघर्ष कहते हैं। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो गुटे एवं हैट महोदय ने यह बातें बताई। नेक्स्ट प्रश्न आपसे अगला है, मतलब अगले मुद्दे या अगले व्यक्ति आए, उन्होंने देखा कि गुटे और हैट महोदय ने परिभाषा देकर के एक प्रकार से अपनी ख्याति प्राप्त कर ली समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से। तो MN वसु महोदय कहते हैं कि रुकिए, मैं भी हूँ अभी, आप कहाँ से तुरंत निकल रहे हैं? कहा गुटे और हैट सुनो मुन्नवा तुम। कहा हाँ भैया बताओ। कहा क्या कि एक साक्षात्कार,
तो M.N. बसु महोदय हैं वह कहने लगे कि एक साक्षात्कार को कुछ बिंदुओं पर व्यक्तियों के आमने सामने के एक मिलन के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं। तो एक साक्षात्कार को कैसे, कोई बिंदु हो, उसी बिंदु पर हम क्या करें, चर्चा करें कैसे, व्यक्तियों के आमने सामने होकर के, आमने सामने के एक मिलन के रूप में, मतलब कि मिल करके कि हाँ सामने बैठे हैं और एक प्रकार जो है हम आगे बैठे, आप आगे बैठे और हम ऐसे बैठे हैं, ऐसी वार्ता हो। ऐसी वार्ता जैसे मान लेते हैं मैं आपको बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं, तो क्या यह साक्षात्कार होगा? नो, बिल्कुल नहीं होगा भैया। साक्षात्कार वह होगा कि आमने सामने बैठे हों व्यक्ति। कैसे बैठे हों? आमने सामने बैठे हों और एक प्रकार से फिजिकली मेंटली दोनों तरीके से बैठे हों। ऐसा नहीं है कि फिजिकली वह बैठे हैं वहीं रूम में लेकिन मेंटली कहीं पर और है। मन मोर महुआ चित्त भुसैले, एक आपने ग्रामीण कहावत को सुना होगा, तो वैसे आपको नहीं होना। वैसे भी बैठे तो आप साक्षात्कार की प्रक्रिया का उचित पालन नहीं कर पा रहे हैं। ठीक, तो यह बातें बताई किसने? M.N. बसु महोदय ने ऐसे इसको परिभाषित किया। वहीं जॉन डब्ल्यू महोदय है, जॉन डब्ल्यू बेस्ट, और जॉन डब्ल्यू बेस्ट कहे कि मुन्नवा वसु और गुडे और हैट तुम लोगों ने जो परिभाषा दी वो दी, लेकिन मेरी परिभाषा जो होगी सबसे बड़ी होगी और मैं परिभाषा देने जा रहा हूँ। कहा कैसे देंगे? तो जॉन डब्ल्यू महोदय कहते हैं कि साक्षात्कार एक प्रकार से एक मौखिक प्रकार की प्रश्नावली होती है। मौखिक प्रकार की प्रश्नावली मतलब क्या होता है कि मुख के द्वारा प्रश्नों का एक प्रकार से क्या होता है, संप्रेषण होता है और एक दूसरे के बीच में जो है विचारों के आदान प्रदान होते हैं। तो ऐसी को हम क्या कहते हैं? मौखिक प्रकार की प्रश्नावली। तो साक्षात्कार एक कैसी प्रक्रिया होती है? तो मौखिक प्रश्नावली होती है। आपसे एग्जाम से पूछेगा कि साक्षात्कार एक ऑप्शन में देगा साक्षात्कार प्रक्रिया होती है, आपको ऑप्शन ए में देगा। एक लिखित जो है प्रकार से लिखित प्रकार की प्रश्नावली आपको बी में देगा। एक प्रकार से क्या देगा? मौखिक प्रकार की प्रश्नावली ऑप्शन सी में देगा। ये और डी मतलब ए और बी दोनों, और डी में देगा आपको इनमें से कोई नहीं। तो क्या होगा? जो आपका होगा जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार एक मौखिक प्रकार की क्या होती है? प्रश्नावली होती है। ऑप्शन इसका ए करेक्ट हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। इसके अंतर्गत उत्तरदाता उत्तर लिखने के स्थान पर आमने सामने की स्थिति में विषयों का उत्तर देता रहता है। जैसे कि मान लेते हैं आप जो मेंस की परीक्षा होती है उसमें आप उत्तर अपने जो है हाथों से पेन के माध्यम से लिखते हैं और कॉपी आपका माध्यम यानी कॉपी जो होती है आपकी वह आपका प्रतिनिधित्व करती है एग्जामिनर्स के सामने। लेकिन जो इंटरव्यू होती है अर्थात साक्षात विधा होती है उसके तहत आप देखते होंगे जो पैनल होता है वह सीधे सीधे आपके मौखिक संप्रेषण होता है, लोगों के बीच में मौखिक आमना सामना होता है। आपकी बातें वो और आप उनकी बातों को आप वहाँ पर कहते और सुनते हैं इत्यादि। ठीक है, ये बातें हैं। संक्षेप में आप बता सकते हैं कि साक्षात्कार विशिष्ट उद्देश्यों की पूर्ति के लिए, ऐसा उद्देश्य जो कि एक विशिष्ट हो, उस उद्देश्य की पूर्ति के लिए क्या कहता है? उसकी उद्देश्यों की पूर्ति हेतु साक्षात्कर्ता और साक्षात्कृत के मध्य में क्या होता है? प्रत्यक्ष वार्तालाप अथवा अंतर क्रिया की एक प्रक्रिया होती है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नंबर प्रश्न, दूसरा नंबर क्या प्रश्न क्या है आपका? प्रश्नावली। व्हाट डू यू मीन प्रश्नावली? प्रश्नावली क्या होती है इसको आपसे पूछा गया। प्रश्नावली समझिए, लगातार एग्जाम में प्रश्न पूछा जा रहा है मेरे प्यारे दोस्तों। लिखित वालों ध्यान दीजिएगा, प्रश्नावली और साक्षात्कार अति लघु उत्तरीय लगातार प्रश्न पूछा गया। कोई भी ऐसा साल उठा करके देखिए, पेपर उठा करके 2014 से लेकर के उठाइए, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 सब में पूछा गया है। ध्यान रखेंगे तो इन सभी प्रश्नों को आप पढ़ लीजिएगा, मतलब इसको बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करेंगे। कहने का आशय यह है। ठीक, बहुत बहुत स्वागत है। जितने लोग नए जुड़ रहे हैं फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और मुझे ऊर्जान्वित कीजिए मेरे प्यारे दोस्तों, और शेयर करते रहिए वीडियो को। 100 से अधिक आप पहुँचा दीजिएगा, ध्यान रखेंगे। ओके, चले आगे देखते हैं। प्रश्नावली से अभिप्राय प्रश्नों की उस क्रमबद्ध तालिका से होता है जो विषय वस्तु संबंधित सूचनाओं को क्या करती है? एकत्र करने में हमारी मदद करती है। इस प्रणाली का उपयोग विस्तृत वाले शोध विषय में हम करते हैं प्रश्नावली का। ठीक, यह क्या करती है? क्रमबद्ध तालिका होती है एक प्रकार से प्रश्नों की, और उसमें समस्त विषय वस्तु की जो सूचनाएं होती हैं उनको एकत्र करने में प्रश्नावली के माध्यम से हमको मदद मिलती है। ये सारी चीज़ें हैं। ओके, वहीं आगे बढ़ते हैं और हम विद्वानों के अनुसार थोड़ा समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ पर आपके सामने जो है आ गई कौन? कैथरीन कैरेट। कैथरीन कैरेट कहती है महोदया, क्या कहती हैं? या कहती हैं कि प्रश्नावली की रचना 2 उद्देश्यों से की जाती है। आपसे एग्जाम से में ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा कि प्रश्नावली की रचना जो है किन 2 उद्देश्यों की लिए की जाती है, या फिर किस विद्वान ने बताया, या किस जो है एक प्रकार से किसने बताया कि प्रश्नावली की रचना 2 उद्देश्यों से की जाती है। तो कैथरीन कैरेट महोदय ने बताया। क्या उद्देश्य है? पहला उद्देश्य इनका यह है कि सही संदेश वाहन,
प्रश्नावली का मतलब क्या है? सही संदेश वाहन। तो ऐसा उद्देश्य, मतलब एक उद्देश्य यह है कि सही संदेश वाहन हो सके, इसलिए प्रश्नावली की रचना की जाती है। वहीं दूसरा क्या है? सही उत्तर हो, इसलिए प्रश्नावली की रचना की जाती है। सही संदेश वाहन की प्राप्ति उस समय मान ली जाती है मेरे प्यारे दोस्तों, जब जो सूचना दाता होता है, यानी सूचना देने वाला जो होता है, सर्वेक्षण के उद्देश्य को समझ लेते हैं। सर्वेक्षण क्या होता है? एक पद्धति होती है सर्वेक्षण। अभी आगे चल करके हम सर्वेक्षण के बारे में भी पढ़ेंगे और जानेंगे आखिरकार सर्वेक्षण होता क्या है। सर्वेक्षण वैसे हमने आपको बहुत बार बताया होगा, सर्वेक्षण, पर्यवेक्षण इत्यादि चीज़ों को हमने बताया होगा, विवरण वगैरह क्या होती है इसको आपको शायद पता हो सारी बातें। ठीक, तो सर्वेक्षण जो होता है, सर्वेक्षण क्या होता है? एक प्रकार जिसका आप एक प्रकार से क्या करें, सही तरीके से जांच वगैरह करें। सर्वे जिसको कहते हैं ना कि हाँ ये सर्वे करने आए थे यहाँ पर, तो सर्वे करने को, मतलब सर्वे करने की प्रक्रिया जब पूर्ण हो जाती है तो उसी को सर्वेक्षण कहा जाता है कि हाँ सर्वेक्षण हो चुका है इसका। तो जब सूचना दाता जो होते हैं सर्वेक्षण के उद्देश्य को समझ लेते हैं कि सर्वेक्षण का उद्देश्य क्या है, सही उत्तर की उपलब्धि उस समय मान ली जाती है जब सर्वेक्षण हो जाता है, जब उनसे अनावश्यक जो है सूचना प्राप्त हो जाए, ऐसी स्थिति में। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो सही उत्तर की उपलब्धि उस समय मान ली जाती है जब उनसे अनावश्यक सूचना प्राप्त हो जाए, आवश्यक सूचना प्राप्त हो जाए, अनावश्यक निकल गया मुझसे, सॉरी उसके लिए। आवश्यक सूचना जब प्राप्त हो जाती है उसी समय हम सही उत्तर की उपलब्धि मान लेते हैं। और कैसे? जब सूचना दाता जो होते हैं वो सर्वेक्षण के उद्देश्य को समझते हैं, तभी हमको सही उत्तर की प्राप्ति होती है। यह बात आपको ध्यान रखेंगे। ठीक, अगले आपके हैं तो प्रश्नावली एक प्रकार से इसके लिए इम्पोर्टेंट है। जॉर्ज लुंडबर्ग महोदय कहते हैं कि मूल रूप से प्रश्नावली प्रेरणाओं का, ऐसे ऐसे नाम लिख रहते हैं यार कि इनको पढ़ने में दिक्कत होती कभी कभी। जॉर्ज लुंडबर्ग के अनुसार इन्होंने क्या कहा कि मूल रूप से प्रश्नावली प्रेरणाओं का एक समूह होता है। प्रेरणा मतलब क्या होता है? मोटिवेशन। प्रेरणा मतलब क्या होता है अंग्रेजी में? मोटिवेशन। तो प्रश्नावली क्या होता है? मोटिवेशन का एक समूह होता है, यानी कि मोटिवेशन जो है एक प्रकार से समूह को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? ग्रुप्स। तो मोटिवेशन ग्रुप्स होता है कौन? प्रश्नावली। ठीक, जिसके द्वारा क्या आता है? शिक्षित लोग क्या करते हैं? इन प्रेरणाओं के अंतर्गत अपने मौखिक व्यवहार का अनुभव करने के लिए प्रकट करते हैं। ठीक, क्या करते हैं? अपने मौखिक व्यवहार का अनुभव करने के लिए प्रकट करते हैं। किसका? प्रश्नावली का। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं और माध्यिका को हम समझते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका, माध्यिका। व्हाट डू मीन मीडियन? मीडियन क्या होता है? माध्यिका क्या होती है? ठीक इसी प्रकार से आज की वीडियो जो एजुकेशन की है उसमें भी मैं पढ़ा रहा था और उसमें भी हमने पेपर 2 में सारी चीज़ें बताई है। और पेपर 2 के आपके नाम क्या है मेरे प्यारे दोस्तों? सोशल रिसर्च मेथड। क्या नाम है इसका? सोशल रिसर्च मेथड नाम है, यानी सामाजिक अनुसंधान। ठीक, क्या नाम है इसका? क्या नाम है पेपर का मेरे प्यारे दोस्तों? बताने का प्रयास करें। सामाजिक अनुसंधान पद्धति, हाँ बिल्कुल, सामाजिक अनुसंधान पद्धति नाम है। चलिए, तो माध्यिका को समझना पड़ेगा। जब कोई अनुसंधान या कोई क्षेत्र में आप कोई चीज़ करेंगे तो उसमें आपको माध्यिका, बहुलांक और बहुलक और जो है मध्यमान, इसके बाद में जो है और इसके बाद में माध्यिका इत्यादि तमाम सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, सांख्यिकी अंक वगैरह इत्यादि। ठीक, तो उस वीडियो को भी देख लेंगे और इस वीडियो को देख लेंगे। कोई डाउट्स आपका ना तो एजुकेशन में बचेगा ना शिक्षा साथ में बचेगा। तो अभी 4 बजे क्लास हुई थी लाइव, जो अभी नए नए जुड़े हैं वो सुन लें, वो क्लास आप देख लीजिएगा एजुकेशन वाली। ठीक है, 4 बजे से लाइव हमने क्लास दी थी, 1 घंटे 21-22 मिनट की वीडियो है, उसको देख लेंगे, सारा की सारा आपका मुद्दा क्लियर हो जाएगा एजुकेशन का, BA 3rd ईयर का एजुकेशन पेपर 2। ओके, आगे बढ़ते हैं। माध्यिका क्या होती है? जब किसी सम अंक वाला मतलब जब किसी समंक माला को यानी सम अंक माला, सम यानी समान, अंक माने अंक, माला को हम आरोही या अवरोही यानी घटते क्रम में रखें चाहे बढ़ते क्रम में रखें, उसके मध्य पद को ज्ञात किया जाता है, तब उस मध्य पद के मूल्य को ही हम क्या कहते हैं? माध्यिका या जो है मध्यांक कहते हैं, मीडियम कहते हैं। उदाहरणार्थ किसी परिवार में 9 सदस्यों को उनकी आयु के अनुसार खड़ा किया जाए तो 5वें सदस्य की आयु माध्यिका कहलाएगी। कैसे? मान लेते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, मैं इसका एक फार्मूला होता है, फार्मूला इसका क्या होता है कि n+1/2वां पद, n+1/2वां पद। अब इसका मतलब क्या है? इसका थोड़ा सा समझ लो भैया, ताकि आपको आगे चल करके कोई परेशानी ना हो। जब भी आपसे मीडियन वगैरह पूछे, एग्जाम्स में ज़रूर आपसे पूछेगा, इसके लिए निश्चिंत मत हो कि माध्यिका नहीं पूछेगा। एग्जाम्स में लिखित वालों आपसे भी पूछेगा और जो है आपके ऑब्जेक्टिव्स वालों आपसे भी पूछेगा, आपसे एक सीरीज दे देगा, पूछेगा इनमें से इसकी माध्यिका क्या है, बहुलक क्या है। बहुलक समझते हैं? बहुलांक या बहुलक क्या होता है? ऐसे 1 2 5 2
5 4 2 फिर लिख गया आपका 3 फिर 2 लिख गया। तो इनमें देखिए बहुलांक क्या है, 1 2 3 4, यानी 4 बार आप देखिए 2 आया है। 2 की संख्या यहाँ पर कितनी 4 बार आई है। इस प्रकार से इसको आप कह सकते हैं कि बहुल अंक है। इसका बहुल माने बहुत ज़्यादा, अंक माने अंक। तो 2 जो है वह 4 बार आया, मतलब कि 2 जो होगा वह क्या होगा, बहुलांक होगा। ठीक, अगर यही आपसे और मैं आपको बता दूं जो मैं आपसे बताना चाह रहा था, माध्यिका। माध्यिका मान लेते हैं आपको दिया है यहाँ पर 10 15, या फिर मान लेते हैं सीधे सीधे 15 मत बोलिए, आपसे दिया है 10 20 30 40, और उसके बाद में यहाँ पर दे दिया आपको, यहाँ पर दे दिया 50, और इसके बाद भी यहाँ पर मानते हैं इसको 60 बना लीजिए, इसको 60 कर लीजिए, यहाँ पर 10 लिख लीजिए। इस क्रम में कुछ देगा आपसे। अब इसको सबसे पहले आपको क्या करना होगा, या तो बढ़ते से घटते क्रम में लिख लियो, या तो जो है बढ़ते से घटते क्रम में, या घटते से बढ़ते क्रम में। तो हम लिखेंगे घटते से बढ़ते क्रम में, यानी 10 20 30 40 50 60, ऐसे लिखेंगे हम। हमने लिख लिया इसको, 60 तक लिख लिया, यहाँ पर 70 कर लीजिए। चलो 70 तक हमने लिख लिया इसको, हमने 70 तक का कर लिया भैया, इसको लिख लिया। अब इसमें होगा क्या, होगा क्या मेरे प्यारे दोस्तों, इसमें कितने पद हैं जोड़ने का प्रयास करें। तो ये हमने जो है एक प्रकार से क्या लिख लिया, घटते से बढ़ते क्रम में। 1 2 3 4 5 6 7, 7 अंक हैं इसमें, सॉरी 7 नंबर हैं। अब जो हमने बताया था सूत्र आपको, n+1/2वां पद, क्या 2वां पद मेरे प्यारे दोस्तों। ठीक, अब n मतलब क्या होगा, संख्या, कितनी संख्या दी हुई, तो 7 संख्या है, n के स्थान पर 7 रख दीजिए, 1 इसमें जोड़ दीजिए, 7 1 कितना हो गया, 8 हो गया। और जब 8 हो गया मेरे प्यारे दोस्तों, और उसका बटा कितना कर देंगे, 2 ही कर देंगे। 2 करेंगे ना करेंगे, 2 1 2, 2 दूना मतलब कि 2 चौको 8, यहाँ पर 4 आपको मिल जाएगा भाग करेंगे तो 4वां पद, यानी n+1/2वां पद कहा गया। तो वहाँ मतलब कि यहाँ पर तो बचा क्या आपका, 4 बचा। n+1/2 का मान कितना निकला, 4 निकला। अब यहाँ चौथा पद, अब इस श्रेणी में देखिए चौथे नंबर पर कौन है, 1 2, पहला ये है, दूसरा, अब मैं कलर बदल लूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए, यहाँ पर समझ, पहला 10 है, दूसरा 20 दिया, तीसरा 40 दिया, चौथा क्या दिया, 40। तो इसमें इस श्रेणी में 40 जो होगा वह क्या होगा मेरे प्यारे दोस्तों, 40 जो होगा मेरे प्यारे दोस्तों, यह आपकी माध्यिका होगी। क्या होगी, 40 माध्यिका होगी। 40 क्या होगी, माध्यिका होगी, ध्यान रखेंगे। और वैसे आपको पता होना चाहिए, जब ऐसे ये ऐसे श्रेणी में लिखा है तो ऐसे में भी आप 9 पद ज्ञात करके आप 5वें पद को ज्ञात कर सकते हैं। लेकिन अब जरूरी नहीं कि 40 इस श्रेणी में आपका 5वें क्रम में भी मिलेगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। तो ऐसे में आप इसको कर लीजिएगा, आप घटते से बढ़ते क्रम में सजा लीजिएगा। अगर आपको 7 वगैरह अंक दिए तो मिल जाएंगे, लेकिन और ज़्यादा अंक दे दिएगा तो फिर उसमें नहीं मिलेगा। तो आप n+1/2वां पद जरूर याद रखेंगे। ठीक, आगे बढ़ते हैं। तो ये आपकी माध्यिका हो गई। आगे बढ़ते हैं, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति क्या होती है। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति का अभिप्राय मतलब होता है मतलब। तो वैयक्तिक अध्ययन का मतलब क्या होता है, किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित संपूर्ण पक्षों का अत्यंत व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन करता है। मतलब कि जैसे मान लेते हैं कोई चीज़ समाजशास्त्र है, तो समाजशास्त्र का अध्ययन बहुत सारी पद्धतियाँ करती हैं। तो एक सामूहिक पद्धति मान लेते हैं, एक वैयक्तिक अध्ययन पद्धति मान लेते हैं। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति मतलब होता है कि जैसे मान लेते हैं व्यक्तिगत चीज़ हो कोई, एक सामूहिक होता है, एक व्यक्तिगत होता है, एक होता है निजी, प्रॉपर जिसका। तो प्रॉपर नाउन आपने पढ़ा होगा, एक मतलब एक प्रकार से तमाम सारे नाउन, कॉमन नाउन। तो प्रॉपर होता है मतलब कि पर्सनल उसी चीज़ के बारे में हम अध्ययन करें। जैसे पर्सनल कोई डॉक्टर होता है, कान का डॉक्टर, पर्सनल कान का डॉक्टर है। तो एक प्रकार से ऐसी चीज़ें, तो ऐसी जो किसी चीज़ में पर्सनल अध्ययन करा जाए तो उस विधि को हम क्या कहते हैं, वैयक्तिक अध्ययन विधि कहते हैं। क्योंकि वैयक्तिक मतलब कि पर्सनल चीज़ें करी जा रही, व्यक्तिगत करी जा रही हैं। व्यक्तिगत को ही अंग्रेजी में पर्सनल कहा जाता है। ठीक, तो क्या हो गया यहाँ पर, अध्ययन हेतु चयनित, जब हमने क्या बताया कि वैयक्तिक अध्ययन का अभिप्राय किसी एक सामाजिक इकाई से संबंधित संपूर्ण पक्षों का अत्यंत व्यापक, सूक्ष्म तथा गहन अध्ययन करना है। अध्ययन हेतु चयनित सामाजिक इकाई एक व्यक्ति, एक समूह, एक संस्था, एक समुदाय, एक जाति, एक राष्ट्र, एक सांस्कृतिक क्षेत्र अथवा इतिहास का कोई एक युग हो सकता है। इतिहास का कोई एक युग मतलब हम एक एक के बारे में चर्चा करेंगे। मतलब यहाँ पर जो संख्या होगी आपकी एक ही होगी, चाहे एक समूह के बारे में आप अध्ययन कर लें, चाहे एक। लेकिन जो आपका सामूहिक होता है उसमें 2 समूह के बारे में, 2 राष्ट्रों के बारे में, 2 व्यक्तियों के बारे में, इस तरीके से हम अध्ययन करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर समझने वाली बात आप समझे। तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति आपसे एग्जाम से पूछे, ऑब्जेक्टिव बोलो, तो वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत हम क्या, एक संस्था, एक समुदाय और एक जाति आपसे पूछेगा। वैयक्तिक अध्ययन पद्धति के अंतर्गत हम अध्ययन
करते हैं? एक संस्था, एक समूह, एक समुदाय। डी ऑप्शन इनमें से सभी। तो क्या होगा? इनमें से सभी। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति समझ में आई? तो आप थोड़ा समझिए कि विद्वानों ने क्या कहा इसके बारे में। विद्वान आए गुटे और हाट, कहीं पीछे रहने वाले नहीं भैया। गुटे और हाट दोनों दो आदमी हैं और दोनों एक प्रकार से हमेशा क्या रहते हैं, एक प्रकार से जो है ऊर्जान्वित रहते हैं। इनको लाइक वगैरह मिलती रहती थी, इनके जो है जो स्टेटमेंट देते थे, तो ये ऊर्जान्वित हमेशा रहते थे। तो ऐसे आप अगर लाइक वगैरह देते रहेंगे तो ऊर्जान्वित मैं भी होता रहूँगा और वीडियो को शेयर करते रहेंगे। तो गुडे और हाट महोदय, दोनों महोदय आए। कहा कि यह सामाजिक तथ्यों की, क्या कहा परिभाषा देते हुए, किसकी परिभाषा देते हैं मेरे प्यारे दोस्तों, या किसकी? तो देते हैं यह परिभाषा व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति की। कहते हैं कि यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की क्या होती है? एक विधि होती है, ताकि अध्ययन की जाने वाली सामाजिक विषय वस्तु के वैज्ञानिक गुण क्या रहें? सुरक्षित रह सकें। मतलब क्या? यह सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक विधि होती है। तो आपसे एग्जाम से में ऑब्जेक्टिव वाला प्रश्न पूछेगा कि सामाजिक तथ्यों को संगठित करने की एक विधि है क्या? व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति। ओके, ध्यान रखेंगे। क्या बताया कि सामाजिक तथ्यों को, सामाजिक तथ्य क्या? जो अच्छी चीज़ें हैं, जो कि फैक्ट चीज़ें हैं, तो उन सोशल फैक्ट्स को इकट्ठा यानी कलेक्शन करने की क्या होती है? एक विधि होती है, यानी कि एक प्रक्रिया होती है, ताकि अध्ययन की जाने वाली जो सामाजिक विषय वस्तु होते हैं उसके वैज्ञानिक गुण जो हों वह सुरक्षित रह सके। ठीक, क्या बातें किसने बताई? गुडे एवं हाट ने बताई। जबकि पीबी यंग महोदय तुरंत आए, कहे अच्छा गुडे और हाट तुमने तो बता दिया, मेरी भी सुन लो थोड़ा। कहा हाँ भैया बोलो। कहा कि पीबी यंग महोदय बोलने लगे कि व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई के जीवन की खोज तथा विवेचना की क्या होती? पद्धति होती है। व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति किसी सामाजिक इकाई की, कोई सामाजिक इकाई, अब सामाजिक इकाई का मतलब क्या होता है? एक समूह, एक संस्था, एक राष्ट्र, एक समुदाय, इस प्रकार से इतिहास का कोई एक युग, या इसी प्रकार से हमने आगे चल करके आपको पहले बता दिया। तो अध्ययन पद्धति जो होती है आपकी, उसमें एक एक चीज़ें हो जाएं तो उसी को हम सामाजिक इकाई कहते हैं। इकाई मतलब एक अंक वाला, उसी को हम इकाई कहते हैं। तो किसी भी एक चीज़ जो कि समाज से संबंध रखती हो, उसी की जीवन की खोज या फिर उसकी विवेचना की मतलब कि उसकी विवेचना की जाए, उसी की पद्धति होती है व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति, सामाजिक इकाई के जीवन की खोज और विवेचना की पद्धति। ठीक, ध्यान रखेंगे। भले ही वह इकाई व्यक्ति हो या वह इकाई परिवार हो, वह सामाजिक इकाई चाहे संस्था हो, चाहे वह सांस्कृतिक समूह हो, या एक प्रकार से वह खुद का एक अलग समूह हो, या संपूर्ण समुदाय ही क्यों ना हो। ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों यह बातें बताई किसने? पीबी यंग महोदय ने। गुडे एवं हाट ने कहा कि भैया तुम तो आगे निकल गए हमसे पीबी यंग जी। कहा बिल्कुल निकलेंगे, जब आप पहले परिभाषा दे दी आपने उसको छोड़ ही दिया, तो उन्होंने सहारा ले लिया, ये सामाजिक इकाइयों को भी डिस्क्रिप्शन कर दिया इन्होंने, पीबी यंग महोदय ने। ठीक, आगे बढ़ते हैं। समाज द्वारा वैज्ञानिक अनुसंधान में व्यक्तिगत अध्ययन पद्धति एक अति प्राचीन अध्ययन पद्धति है, मतलब पुरानी हो चुकी है। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न, 5वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ गया। आहिस्ते आहिस्ते समझो, बड़े ही आसानी से, एक वीडियो में पूरा पेपर कवर, नो टेंशन, नो एक प्रकार से तमाम सारे जो टेंशन आपके दिमाग में है वो टेंशन बने रहते हैं, तो टेंशन वेंशन ख़त्म करिए एकदम से, यहीं से इंटरटेन करिए। अब तो इस पढ़ाई को क्या करें? इंटरटेन करें अब। ओके, प्रतिदर्श। प्रतिदर्श का मतलब क्या होता है इसको समझो। लगातार ये जितने भी हमने यहाँ पर टॉपिक्स लिए हैं, जितने भी प्रश्नों को हमने कलेक्शन किया है, वह ऑब्जेक्टिव लिखित दोनों लोगों को ध्यान में रखते हुए किया है, और लगातार ऐसे प्रश्न आपके एग्जाम से बन रहे हैं, ये मैं दावे के साथ बोल रहा हूँ। ठीक, यह बात आपको पता भी है और पता भी होनी चाहिए। चलिए शुरू करते हैं प्रतिदर्श के बारे में। सांख्यिकी और मात्रात्मक अनुसंधान विधियों में से, मात्रात्मक अनुसंधान विधि और सांख्यिकी, इन दोनों में किसी बड़ी राशि में चुनी हुई एक छोटी सी मात्रा को प्रतिदर्श या नमूना या फिर सैंपल कहा जाता है। जैसे आप कभी डेयरी पर दूध नपाने गए हों तो उसमें से सैंपल के तौर पर थोड़ा सा निकालते हैं, या कभी सेलमैन वगैरह आते हैं तो आप कहते हैं कि लाओ पहले चेक करके देखें, या मिठाई की दुकान पर आप जाते हैं तो पहले थोड़ा कहते हैं कि लाओ भैया एक पीस छेना लाओ, चेक करें पहले कैसा है छेना, तब आप खरीदते हैं। तो वैसे समझिए जो प्रतिदर्श होता है उसका मतलब सांख्यिकी या मात्रात्मक अनुसंधान विधि, कोई भी विधि होती है, उस विधियों में सबसे पहले बड़ी राशि होती है चूंकि, तो उनमें से हम छोटी छोटी राशि को इकट्ठा करते हैं, मतलब छोटी राशि को लेते हैं कि लाओ इसको पहले चेक कर ले, छोटी राशि को हम चेक कर लें, उसके अंदर फिर बड़ी राशि को उसी के हिसाब से हम बता देंगे। तो आप चखते हैं एक ही पीस मिठेवा, चखते हैं आप एक पीस छेना खाते हैं और बड़ी आसानी से जीभ लुटपुटाते हैं, और उसके बाद में कहते हैं हाँ भैया पैक कर दो 1 किलो। तो क्या आपने 10-12 छेने, जो 15 छेने चढ़े 1 किलो में, क्या आपने सभी को टेस्ट किया? नहीं किया ना। तो ठीक इसी प्रकार से जो यह होती है प्रतिदर्श, मतलब कि सभी को चेक नहीं किया जाता,
चेक किसको कर लेंगे, एक आध दो को चेक कर लेंगे बस। तो ये हो गया आपका प्रतिदर्श, ठीक, यही होता। समझ में आ गई बातें? चलो अपने व्यवहारिक ज्ञान के हिसाब से समझो, देहाती भाषा में बिल्कुल। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। समझ में आ रही होंगी बातें। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? चलें, तो उसी को हमें सैंपल कहते हैं, नमूना कहते हैं, प्रतिदर्श कहते हैं। तो आपसे एग्जाम्स में पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों कि जो है प्रतिदर्श को और किस नाम से हम जान सकते हैं, तो नमूना या सैंपल इत्यादि कहा जाता है। यह माना जाता है कि प्रतिदर्श जो होता है, प्रतिदर्श के सांख्यिकीय गुण पूरी राशि के सांख्यिकीय गुणों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मतलब कि एक छेना एक पीस आप खाए तो पूरे के पूरे डब्बे का एक प्रकार से होगा कि हाँ छेना अच्छा है। तो ठीक इसी प्रकार से जब हम प्रतिदर्श का माप कर लेते हैं तो पता हो जाता है कि हाँ पूरी की पूरी एक प्रकार से प्रोसेस जो हुई है या इसका अध्ययन जो हमने किया वो सही है, थोड़े से को लेकर के। ठीक, उदाहरण के लिए मान लेते हैं, उदाहरण के लिए माना किसी देश की जनसंख्या 1 करोड़ है जिसके नागरिकों की औसत ऊंचाई ज्ञात करना है आपको। इसके लिए 10,000 लोगों को संपूर्ण जनसंख्या में से यादृच्छा विधि चुन लिया जाता है। मतलब कि 10,000 लोगों को हमने चुन लिया इधर उधर के समूह से, ये पूरे भारत से हमने बुला लिया 10,000 लोगों को। और जब हमने 10,000 लोगों को बुला लिया और इन सभी लोगों की ऊँचाई नाप के कर ली और उनका औसत हमने निकाल लिया और उससे स्पष्ट कर लिया कि जो संपूर्ण आबादी भारत की है उसकी औसत ऊँचाई कितनी है। मान लेते हैं, अगर मैं बता दूं आपको कि पूरे भारत संपूर्ण की मान लेते हैं 10,000 लोगों की हमने ऊंचाई इकट्ठा करी। मान लेते हैं कि किसी देश में, छोटा सा अंक लीजिए ताकि आपको गुणा करने में दिक्कत ना हो। मान लेते हैं कि भारत देश की या फिर किसी भी देश, कोई देश है, उसकी जनसंख्या कितनी है, 20 जनसंख्या कुल निवास करती, 20 लोग वहाँ पर रहते हैं। अब उनमें से हमने 5 लोगों की मतलब 5 लोगों की एक प्रकार से ऊंचाई ज्ञात कर ली। 5 लोगों की ऊंचाई हमको ज्ञात करना कि आखिरकार पूरे भारत की औसत ऊंचाई कितनी है। अब 20 का हम नहीं निकाल पाते तो हमने 5 लोगों को ले लिया, 5 लोगों को क्या कर लिया, ले लिया यहाँ पर। अब 5 लोगों का औसत क्या निकालेंगे, मान लेते हैं 5 लोग हैं, एक हो गए निरहू, एक हो गए घुरहू, एक हो गए मंगरू, एक हो गए गोबरे, एक हो गए इसी प्रकार से खेसारी, इस प्रकार से तमाम सारे लोग हो गए। अब 5 लोग यहाँ पर हो गए भैया। अब इन 5 लोगों का औसत मान लेते हैं, ए जो है ABCD मान लेते हैं, ए नहीं भूल जाएंगे, ABCD और E, 5 लोग हैं। अब ए की जो आयु है मेरे प्यारे दोस्तों कितनी है, ए की आयु मान लेते हैं कि ए की औसत ऊंचाई 5 फुट की है। बी की कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों, बी की आपकी है 6 फुट की है। और सी की आपकी कितनी है, 4 फुट की है मान लेते हैं। और डी की कितनी है आपकी, 3 फुट की है। और जो आपके ई की है वह मान लेते हैं 7 फुट की है। अब हमको ऊंचाई औसत ज्ञात करनी, तो 20 लोगों को कैसे ज्ञात करेंगे। अब औसत निकालने के लिए हमने आपको पहले ही बताया है कि सबसे पहले औसत निकालना है आपको, या आपको मध्यमान निकालना होता है, मध्यांक जिसको आप कहते हैं। तो उसको निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जितनी संख्याएँ दी होती हैं उसको जोड़ लेते हैं। प्लस प्लस चिन्ह यहाँ पर लगा दिया हमने, इसको जोड़ लिया। होगा क्या, 7 3 10 और 10 और 4 कितना हो गया आपका 14, 14 6 20 और 5 25, 25 यहाँ पर जोड़ने पर कुल मिलाकर के आएगा। और इसके बटे में सबसे पहले हमको क्या करना होता है कि 1 2 3 4 5 संख्याएं दी हुई हैं, तो 5 हम यहाँ पर बटे कर देंगे। मान लीजिए जितनी संख्याएं, कुल संख्याओं का योग बटे कुल संख्या जितनी संख्याएं दी हों, यानी जितने लोगों का हमको निकालना हो। तो 5 लोगों का निकालना है, 5 हमने कर लिया। अब इसको जोड़े कितना आया, 25 आया। 25 को 5 से काटिए, 5 एकम 5, 50 25, यहाँ पर 5 आपका बचा, 5 बचा। अब मेरे प्यारे दोस्तों 5 फुट जो है निकला औसत ऊंचाई, 5 फुट क्या निकला, औसत ऊंचाई। अब इस आधार पर हम कह सकते हैं हमने 5 लोगों का औसत लिया विभिन्न क्षेत्रों से। हमने एक तमिलनाडु का बंदा उठाया, एक गोरखपुर का उठा लिया, मतलब कि एक प्रकार से एक यूपी का उठा लिया, एक जो है जम्मू कश्मीर का उठा लिया, एक चला गया हमने जो है एक प्रकार से पूर्वोत्तर से हमने मणिपुर या मिजोरम का उठा लिया, एक हमने मेरे प्यारे दोस्तों गुजरात का उठा लिया, एक मध्य प्रदेश का उठवा लिया। इस प्रकार से हमने विभिन्न देशों के, मतलब कि विभिन्न राज्यों से उठा लिया 5 लोगों को, और उसकी हमने औसत ऊंचाई निकाली। कितनी निकली हमारी, 5 फुट निकली। अब इस 5 फुट के आधार पर हम बता सकते हैं कि भारत के देश की, या फिर जो 20 लोग जिस देश में रहते थे उन 20 लोगों की जो औसत ऊंचाई है वह कितनी है, 5 फुट की है। तो यह हो गई आपकी प्रतिदर्श पैमाने के हिसाब से निकालना चीज़ें। तो ऐसे आप उदाहरण के माध्यम से अगर समझा देंगे लिखित वालों एग्जाम्स में, आपको पूरा का पूरा नंबर एग्जामिनर दे देगा, एक भी नंबर आपसे छोड़ करके नहीं जाएगा। ध्यान रखेंगे थर्ड ईयर वालों। चलिए आगे बढ़ते हैं। ये सारी चीज़ें थी जो हमने आपको बता दी। आगे देखते हैं 6वां नंबर प्रश्न। 6वां नंबर प्रश्न आपके सामने आ चुका है। 6वां नंबर प्रश्न क्या है, वर्णनात्मक क्या दिया हुआ है भैया, वर्णनात्मक शोध प्रारूप क्या होता है। चलिए समझते हैं इसको। बिल्कुल फटाफट से वीडियो को लाइक करेंगे। चैनल पर मेरे आपने वीडियो को देखा, समझाने की कला को देखा, उससे प्रभावित हो, वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, इसी प्रकार से अन्य वीडियो देखने के लिए, ठीक। और शेयर करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करने का प्रयास करिए, तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग आएंगे, उसी उत्तेजना के साथ मैं पढ़ाने का प्रयास करूँगा। देखें
हमारे समाज में अनेक सामाजिक जीवन, भाई बात ना करो बिल्कुल, चैट सेक्शन में बात करना अलाउ नहीं है। हमारे समाज में अनेक सामाजिक जीवन से संबंधित ऐसे पक्ष होते हैं जिनके संबंध में भूतकाल में किसी प्रकार का अध्ययन नहीं किया गया है। इस स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों क्या होता है, इस स्थिति में यहाँ पर छठवें का शायद कट गया क्या, इस स्थिति में होता क्या है, इस स्थिति में वास्तविक तथ्यों का संकलन जिस शोध के आधार पर किया जाता है वह वर्णनात्मक शोध कहलाता है। मतलब कि इसको समझें, अगर हमारे समाज में अनेक सामाजिक जीवन से संबंधित ऐसे पक्ष हैं, बहुत सारे पक्ष हैं, कैसे सब पक्ष जिनके संबंध किससे हों, जिनके संबंध भूतकाल में किसी प्रकार की या किसी प्रकार का अध्ययन नहीं किया गया किसके बारे में, या हमारे समाज में कोई ऐसा पक्ष है जिसका हम भूतकाल में किसी प्रकार का उनका अध्ययन हमारे समक्ष नहीं प्रस्तुत है। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, ऐसी स्थिति में वास्तविक तथ्य जो होते हैं उनका संकलन जिस शोध के आधार पर हमको प्राप्त किया जाता है उसी को हम वर्णनात्मक शोध कहते हैं। कि ऐसा शोध आप करें जिसका शोध पहले ना किया गया हो और उस पर अगर आप शोध प्रारंभ कर दें तो ऐसा शोध वर्णनात्मक शोध होता है। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे समझते हैं हम। अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, अनुगामी पत्र। व्हाट डू यू मीन अनुगामी पत्र? अनुगामी पत्र से क्या आशय होता है, समझें भैया। अनुगामी पत्र क्या होता है, समझे इसको। उत्तर, सूचनादाताओं यानी सूचना देने वाले के द्वारा बहुत कम प्रश्नावलियां भर कर लौटाई जाती है। प्रश्नावली हमने आपको बता दी थी, प्रश्नावली क्या होती है पहले ही। तो क्या होता है, सूचनादाताओं के द्वारा बहुत कम प्रश्नावलियां भर कर लौटाई जाती हैं। विशेष करके प्रथम सहभागी पत्र या प्रथम सहगामी पत्र, सहभागी बोल दिया, प्रथम सहगामी पत्र के पाने के तुरंत बाद ही प्रश्नावलियों को लौटाया नहीं जाता है। अतः यह आवश्यक हो जाता है कि प्रश्नावली भेजने के पश्चात निश्चित समय तक उत्तर की प्रतीक्षा करने के उपरांत पुनः सूचनादाता के अनुगामी पत्रों के द्वारा यह अनुरोध किया जाए कि वे प्रश्नावलियां भरकर लौटा दें। मतलब इसका यह मतलब हुआ कि मान लेते हैं आप कहीं पर नौकरी करते हैं, मान लेते हैं आप नौकरी करते हैं और आपका कोई बॉस है। अब बॉस के पास आपने कोई चिट्ठी लिखी कि हाँ फलाने गांव में या फलाने शहर में जहाँ पर आप नौकरी करते हैं यहाँ पर उचित तरीके से सारी चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। इसके लिए आपने चिट्ठी में लिखा, तमाम सारी बातों को लिखा कि इसके संबंधित हमको थोड़ा बताइए मैं क्या करूँ, यहाँ पर ऐसी ऐसी सिचुएशन है। आपने कोई सिचुएशन बता दी तो वहाँ पर जाएगा, पत्र के माध्यम से आपने भेजा। अब या ये आधिकारिक पत्र के माध्यम से जाएगा, तो आधिकारिक पत्र के माध्यम से आपने भेजा किसके पास, अपने बॉस के पास, अपने साहब के पास। अब आपके साहब के पास आपकी चिट्ठी पहुंची, चिट्ठी में उन्होंने देखा और उनको टाइम नहीं था और काम में बिजी थे, तो और काम में वो बिजी थे, वो चिट्ठी को उठाया और रख दिया कहीं पर। अब वह चिट्ठी कहीं पर गायब हो गई या फिर उनको टाइम नहीं मिला बॉस को आपके उस चिट्ठी को पढ़ने के लिए, फिर उसका उत्तर देने के लिए, रिप्लाई देने के लिए, तो रिप्लाई नहीं दिया उन्होंने। अब जब रिप्लाई नहीं दिया तो आप क्या करेंगे, फिर से दोबारा कुछ चिट्ठी लिखेंगे और कहेंगे कि साहब जो हमने चिट्ठी भेजी थी उसको पुनः आप उस पर विचार करें और जो बातें हमने वहाँ पर लिखी थी उसका उत्तर लिख करके भेजें। तो ऐसे भेजे गए पत्र को हम क्या कहते हैं, अनुगामी पत्र कहते हैं, यानी कि फिर से अनुगामी पत्र। ओके, ध्यान रखें। जैसे आप एक प्रकार से व्हाट्सएप चलाते हैं, व्हाट्सएप में आप किसी के पास एसएमएस किया, आपने मान लेते आपने किसी फ्रेंड के पास एसएमएस किया और उसका उधर से रिप्लाई ना आए, तो जब रिप्लाई नहीं आती तो आपको गुस्सा तो बहुत आती होगी। तो गुस्सा मतलब आती है तो एक प्रकार से फिर से आप लिखते हैं, हाँ फिर से आप जब लिखते हैं कि हाँ रिप्लाई दो, तो एक प्रकार से फिर से जब आपने लिखा कि रिप्लाई दो, इसका मतलब क्या है, आप अनुगामी पत्र के माध्यम से, तो यह पत्र नहीं अनुगामी संदेश हो गया आपका। ठीक, और कैसा, डिजिटल संदेश, तो आगामी डिजिटल मैसेज आपका हो गया अनुगामी। ठीक, तो ये आप समझिए इसको। ठीक, तो आप समझ गए होंगे सारी बातें। आगे बढ़ते हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए अगर बातें समझ में आ रही तो। सोशियोलॉजी बता रहे हैं आपको, घोर कर एकदम से पिला देंगे। आगे बढ़ते हैं, माध्य 12 नंबर प्रश्न, माध्य क्या होता है समझें। किंग महोदय आए, किंग महोदय भैया राजा थे तो तुम यहाँ पर कहे आए परिभाषा देने माध्य की। चले, किंग महोदय एक विद्वान है, बहुत अच्छे विद्वान है और बहुत ही पहुँचे हुए विद्वान हैं। तमाम क्षेत्रों में इन्होंने अपनी अपनी विचारधाराओं को रखा है और ये हंसी मजाक में हमने ऐसे बोल दिया आपके सामने, नहीं तो उसका आप किसी के भावनाओं को ठेस पहुँचाना मेरा मतलब नहीं। कल को किंग के मान लेते हैं, किंग के कोई जो है अनुवांशिक या फिर उनके जो है फैमिली के कोई लोग देख रहे हो मान लेते वीडियो को, तो कहेंगे देखो मेरे पिताजी को ऐसे बोल रहा है। तो माध्य की परिभाषा देते हुए महोदय किंग ने कहा, क्या कहा कि समंकमाला के यानी सम अंक के माला के
पदों के जोड़ में उनकी संख्या के द्वारा भाग देने पर जिस राशि की प्राप्ति होती है उसको ही माध्य के रूप में परिभाषित किया जाता है। और माध्य को ही हम औसत कहते हैं, यानी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन इज कॉल्ड एवरेज। बराबर बराबर भागों में बंटवारा ही औसत होता है। और औसत कैसे निकालते हैं? संख्याओं का योग बटे कुल संख्या, अर्थात एक, मैं आपको वहीं पर बता दिया था, माध्य को समझे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 आपके सामने लिखा है। इसका आपको क्या निकालना है? औसत निकालना, सॉरी माध्य निकालना है। मान लेते हैं इसका माध्य निकालना, क्या निकालेंगे? माध्य निकालना तो संख्याओं का योग, योग माने जोड़ होता है। सभी को जोड़ लीजिए, प्लस 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 प्लस, जोड़ा 5 4 9, 9 3 कितना हो गया आपका? 9 3 12, 12 2 14, 1 15 हो गया। संख्याएं कितनी है? 1 2 3 4 5 बटे कितना कर देंगे? 5। यहाँ पर जोड़े में कितना आएगा? 15। 5 एकम 5, 5 या 15। यहाँ पर कितना बचेगा? 3 बचेगा मेरे प्यारे दोस्तों। तो 3 क्या होगा? यही आपका 3 मेरे प्यारे दोस्तों हो गया आपका माध्य। क्या हो गया? 3, यही 3 हो गया आपका माध्य। ध्यान रखेंगे, 3 क्या हो गया आपका? 3 माध्य हो गया। समझ में आ रही बातें? यही, इसी को हम औसत भी ऐसे निकालते हैं। तो यही बात किंग महोदय ने बताई। क्या बताई किंग महोदय ने? किंग ने कहा कि समंकमाला के पदों के जोड़ में उनकी संख्या से क्या कहते हैं? भाग देने से जिस राशि की प्राप्ति होती है उसको ही माध्य रूप में हम परिभाषित करते हैं। ठीक, तो ये सारी बातें जो हमने आपको सूत्र से बताई कि सभी को जोड़ लो, बटे भाग कर दो जितनी संख्या हैं, वही बातें किंग कहते हैं। अगले आपके घोष चौधरी। घोष और चौधरी 2 व्यक्ति हैं। इन 2 व्यक्तियों ने क्या बताया कि माध्य एक ऐसी अकेली सरल अभिव्यक्ति होती है। कैसी? माध्य एक ऐसी अकेली सरल अभिव्यक्ति होती है, यानी कि अभिव्यक्ति मतलब होता है अपने अंदर की भावों को व्यक्त करना, या अभिव्यक्ति मतलब होता है कि किसी चीज़ को बताना या किसी चीज़ के बारे में कहना। तो इन्होंने कहा कि एक सरल अभिव्यक्ति होती है जिसमें होता क्या है? जिसमें कि एक जटिल, क्या जटिल माने होता है कठिन, जटिल माने क्या होता है? कठिन, जिसमें एक जटिल समूह या विशाल संख्याओं का वास्तविक परिणाम अथवा सार केंद्रित होता है। यह बातें इन्होंने घुमा फिरा करके बताई, लेकिन कहने का उनके भी मतलब वही है। वहीं आगे तुरंत आए भैया क्लार्क और सैकाडे। क्लार्क और सैकाडे ने कहा कि घोष चौधरी तुम दोनों ने मिलकर के बताया, तो हम भी दोनों लोगों मिलकर के परिभाषा देंगे। कहा क्या? कहा कि माध्य जो होता है संपूर्ण संख्याओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एक मात्र संख्या को प्राप्त करने का प्रयत्न होता है। अर्थात जो आपका औसत होता है और बताता है, जैसे हमने आपको अभी बताया था कि प्रतिदर्श प्रणाली जो है, प्रतिदर्श जो पद्धति होती है उसके बारे में बताया था कि हम पूरे के पूरे देश की जनगणना को अगर करना हुआ है, फिर उसके बारे में हमको औसत ऊंचाई ज्ञात करनी है, तो हम कुछ व्यक्तियों को मान करके निकाल लेते हैं, तो औसत के माध्यम से निकालते हैं। तो समस्त बहुत सारे लोगों का हम क्या करते हैं? बहुत छोटा निकाल लेते हैं। तो वही यह कहने का प्रयास कर रहे हैं कि माध्य संपूर्ण संख्याओं का विवरण प्रस्तुत करने के लिए एकमात्र संख्या को प्राप्त करने का प्रयत्न होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। माध्य आपके समझ में आ गया। 13 नंबर पर समझिए सारणियन क्या होता है। सारणियन, आव्यूह और सारणिक। आव्यूह और सारणिक, अगर आपने इंटर में मैथ ले रखा होगा तो आपने आव्यूह और सारणिक पढ़ा होगा। उसमें आपने क्या पढ़ा होगा? आव्यूह में एक प्रकार से पंक्ति और स्तंभ में भी पढ़ा होगा, पंक्ति और स्तंभ में भी पढ़ा होगा। जाहिर सी बात है, अगर नहीं पढ़ा तो कोई दिक्कत की बात नहीं, हम सारणियन आपको समझाते हैं। दत्त प्रकरण के अंतर्गत, दत्त मतलब होता है दिया हुआ, यानी प्राप्त हुआ हमको, प्रकरण मतलब जो चीज़ें दी गई हैं हमको। दत्त प्रकरण के अंतर्गत दत्तों का संपादन, दत्तों मतलब जो दी हुई संख्याएं या फिर दो दी हुई जो चीज़ें हैं उनका संपादन करना हो, या फिर उनका वर्गीकरण करना हो, बंटवारा करना हो, या श्रेणीकरण करना हो कि प्रथम श्रेणी में रखें किसको, द्वितीय श्रेणी में किसी को रखें, तृतीय श्रेणी में किसको रखें, या श्रेणी करना हो, या फिर संकेतीकरण करना हो, किसी पर संकेत करना हो, किसी जो है चिन्ह को लगाना हो। इसके पश्चात, संकेतीकरण के पश्चात सारणियन की प्रक्रिया शुरू होती है। जब अधिकांश मात्रा में आंकड़े जो होते हैं हमारे सामने एकत्र हो जाते हैं तो दत्त सामग्री को संक्षिप्त तथा तार्किक क्रम के अनुसार हम क्या करते हैं, कुछ प्रकारों में विन्यासित करना आवश्यक हो जाता है, तथा इस कार्य प्रणाली को सारणियन कहते हैं। अर्थात जब वर्गीकृत जो होता है, वर्गीकृत सामग्री को क्या करते हैं, तालिकाओं के रूप में स्तंभों और पंक्तियों में व्यवस्थित कर देते हैं, तो ऐसे सारे मतलब तो उसे हम क्या कहते हैं, सारणियन कहते हैं। सारणियन के द्वारा तथ्यों को में सरलता व स्पष्टता आ जाती है और संख्यात्मक तथ्य अधिक सुव्यवस्थित होकर के भली बात प्रदर्शन के योग्य बन जाते हैं। सारणियन में तथ्य सारणीबद्ध हो जाते हैं। इसका समझने कहने का मतलब क्या है, इसको मैं आपको 2 मिनट में समझाता हूँ। ठीक, समझे। मान लेते हैं आपको कोई डाटा दिया है कि मान लेते हैं कि जो है 1 2 3 4 5 6 खूब दिया है यहाँ पर, मतलब कि दिया है कि हाँ रमेश मुकेश और सुरेश, रमेश मुकेश और सुरेश
3 लोग हैं और तीनों लोग जो है अलग अलग विषय लिए हैं। कोई ज्योग्राफी पढ़ता है, कोई सोशियोलॉजी पढ़ता है, कोई एजुकेशन पढ़ता है यानी शिक्षा शास्त्र पढ़ता है, कोई हिंदी साहित्य है, कोई इंग्लिश लिटरेचर लिया है, कोई संस्कृत साहित्य पढ़ रहा है, कोई एक प्रकार से मेरे प्यारे दोस्तों पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहा है, कोई इकोनॉमिक्स पढ़ रहा है, या इसी प्रकार से कोई ज्योग्राफी पढ़ रहा है। अन्य अन्य प्रकार के लोग अन्य अन्य सब्जेक्ट पढ़ते हैं। अब उसमें क्या होगा, आपको भ्रम ना हो कि यह कौन पढ़ता है, वह कौन पढ़ता है। इसके लिए आप क्या करेंगे, आप एक सारणी बनाएंगे। ऐसे आप 3 लोगों की सारणी बना लेंगे। आपने 3 लोगों की सारणी बना लिया। यहाँ पर लिख दिया रमेश, यहाँ पर लिख दिया आप मुकेश को हम यम से लिख देते हैं मुकेश, और यहाँ पर सुरेश को हम यस से लिख देते हैं। यहाँ पर लिखा रमेश, यहाँ पर लिखा मुकेश, यहाँ पर लिखा सुरेश। अब इसको हम क्या करेंगे, यहाँ पर जो सब्जेक्ट होंगे मेरे प्यारे दोस्तों, सब्जेक्ट की हम एक प्रकार से इसे सारणी इनको बना लेंगे। सब्जेक्ट यहाँ पर हमने लिख दिया जियोग्राफी, यहाँ पर लिख दिया हमने हिस्ट्री, यहाँ पर लिख दिया क्या सोशियोलॉजी, यहाँ पर लिख दिया हमने एजुकेशन या इकोनॉमिक्स। अब यहाँ पर आप जियोग्राफी देखेंगे तो रमेश ने जियोग्राफी लिया, तो मान लेते हैं लिया, तो यहाँ पर कर देंगे कि हाँ इन्होंने लिया, मतलब कि यहाँ पर टिक लगा देंगे यस लिया। अब यहाँ पर मान लेते हैं कि इन्होंने, अब जो है यहाँ पर मुकेश ने लिया, अगर लिया तो नहीं लिया, मान लेते हैं नहीं लिया, लेकिन सुरेश ने ले लिया तो यहाँ पर टिक लगा दिया है। अब यहाँ पर समझने वाली बात यहाँ पर होगी कि हिंदी मान लेते हैं रमेश ने नहीं लिया, इसको मुकेश ने लिया, सुरेश भी हो सकता है लिया कि नहीं लिया, तो ऐसे आप यहाँ पर टिक करते थे कि इन्होंने यह लिया, तो ये एक प्रकार से श्रेणीबद्ध हो जाएगा। तो इसमें आपको समझने में बड़ी आसानी होगी। जिस प्रकार से टाइम टेबल वगैरह आप देखते हैं बनाने की प्रक्रिया, तो कहीं ना कहीं सारणीबद्ध जब हो जाएगा सही तरीके से, तो इसको आप समझ सकते हैं। हमने जो बताया आपको या समझ में आई होंगी बातें, कि हिस्ट्री वाले के सामने आप टिक लगा देंगे कि हाँ हिस्ट्री इन्होंने लिया, तो तालिका में देखेंगे कि हाँ हिस्ट्री रमेश में है, तो रमेश में हिस्ट्री है। याद नहीं, मुकेश में हिस्ट्री है, हाँ बिल्कुल है, देखेंगे इसे आप, ठीक। या सुरेश में हिस्ट्री है, नहीं है, ठीक, ऐसे देखेंगे नहीं है, तो इसमें क्या है, तो आप देखेंगे दूसरा सब्जेक्ट क्या इसमें ये है, तो इसके सामने वाले में से देख लेंगे, ठीक। ये होती सारणी की प्रक्रिया। आगे देखते हैं पद्धति 14। पद्धति क्या होती है, पद्धति किसे कहते हैं, पूछा जा सकता है आपसे, पद्धति किसे कहते हैं। आपसे ऑब्जेक्टिव वालों में तमाम प्रकार के प्रश्न पूछेंगे। पद्धति का तात्पर्य उस प्रणाली से होता है, कैसी प्रणाली से, जिसे कि एक वैज्ञानिक अपनी अध्ययन वस्तु के संबंध में तथ्ययुक्त निष्कर्ष निकालने के लिए उपयोग में लाता है। ऊपर से बात उड़ गई होगी कि समझ में आ रहा है बातें, बताने समझ में आ रहा है कि ऊपर से बातें जा रही हैं। बिल्कुल समझ में आ रहा होगा, लेकिन यह पॉइंट जो हमने पढ़ा अभी ये बातें समझ में नहीं आई होंगी। चलो समझते हैं इसको भी। पद्धति की समझिए, पद्धति क्या होती है। पद्धति एक प्रक्रिया होती है, यानी प्रणाली होती है। कैसी प्रणाली, पद्धति का तात्पर्य उस प्रणाली से होता है जिसे कि एक वैज्ञानिक सबसे पहले समझिए, पद्धति का प्रयोग कौन करेगा, वैज्ञानिक करेगा। तो पद्धति एक वैज्ञानिक, कोई वैज्ञानिक हो, एक वैज्ञानिक अपनी अध्ययन किया हुआ और अध्ययन वस्तु के जो संबंध में जो तमाम सारी तथ्ययुक्त बातें, यानी जो फैक्चुअल बातें हैं, फैक्चुअल जो निष्कर्ष होता है कि हाँ उन्होंने कोई बातें कही और उन्होंने कहा कि मान लेते हैं कि जो है काम की आपूर्ति पर क्रोध उत्पन्न होता है। किसी दार्शनिक विचारक ने, किसी विद्वान ने, किसी वैज्ञानिक ने, किसी फिलोसॉफिस्ट ने, किसी सोशोलॉजिस्ट ने, किसी एजुकेशन मतलब कि एक प्रकार से पेडोलॉजिस्ट ने, इसी प्रकार तमाम प्रकार के लोग हैं, किसी ने भी कोई चीज़ बताई और मान लेते बताया उन्होंने, गीता में लिखा गया है कि जो काम की आपूर्ति पर क्या उत्पन्न होता है, क्रोध उत्पन्न होता है। जब आपकी काम की आपूर्ति होती है, अर्थात जब आप कोई कार्य कर रहे होते हैं और आपका कार्य संपन्न नहीं होता, तो आपके मन में क्रोध उत्पन्न होता है। यह बातें गीता में बताई गई हैं। और जब क्रोध उत्पन्न हो जाता है तो आपका जो है आत्मा रूपी जो एक प्रकार से सूरज होता है, वह क्रोध रूपी बादल से ढक जाता है और आप एक प्रकार से क्या निकल जाता है, आपका मन जो है एक प्रकार से चलने लगता है। तो ऐसी स्थिति में मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर समझने वाली बात है कि ये सारी जो तथ्ययुक्त बातें हैं, ये क्रोध, ये सारी चीज़ें या फिर कोई डाटा वगैरह, तो उन सभी को कलेक्शन करता है। जो उस वैज्ञानिक ने निष्कर्ष निकाला है, उस निष्कर्ष को क्या करता है, वह इकट्ठा करता, संचयन करता है उनका। और जब ऐसी चीज़ों का संचयन करता है और संचयन करने के बाद में क्या करता है, अपने उपयोग में लाता है, उन तथ्यों को अपने उपयोग में लाता है। तथ्ययुक्त निष्कर्ष निकालने का कोई संक्षिप्त मार्ग नहीं होता है। इसके लिए निरीक्षण करना पड़ता है, वर्गीकरण करना पड़ता है, प्रयोग करना पड़ता है, परीक्षण करना पड़ता है, तुलना और निष्कर्षीकरण इत्यादि करना पड़ता है। तो ऐसे में मेरे पास दोस्तों जो तथ्ययुक्त बातें होती हैं या तथ्ययुक्त जो निष्कर्ष होते हैं, उसके इकट्ठा करने की प्रक्रिया को हम पद्धति कहते हैं। तो जानकारियाँ होती है, मुख्य जो सही जानकारी होती है, फैक्चुअल जानकारी होती है, फैक्चुअल नॉलेज को इकट्ठा करने की प्रक्रिया, एक वैज्ञानिक के द्वारा फैक्चुअल नॉलेज को इकट्ठा करने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को मेरे प्यारे दोस्तों हम पद्धति कहते हैं, यानी पद्धति कहते हैं। पद्धति उस प्रणाली का नाम है जिस प्रणाली के तहत एक वैज्ञानिक क्या करता है, तमाम सारे उसके जीवन की जितने भी शोधयुक्त चीज़ें होती हैं, उनमें से जो फैक्चुअल चीज़ें होती हैं, उनका निष्कर्ष निकालता है कि ये बातें
सही है, फैक्ट हैं, उन बातों को इकट्ठा करता है, वह क्या होती पद्धति होती है। और जो पद्धति में मेरे प्यारे दोस्तों, पद्धति में जिन तथ्यों का संकलन होता है, जो तथ्ययुक्त बातें होती हैं, तथ्ययुक्त जो निष्कर्ष निकलते हैं, उन निष्कर्ष को निकालने के लिए तमाम सारी चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। या तथ्ययुक्त निष्कर्ष जो निकलते हैं बहुत ही मेरे प्यारे दोस्तों कठिनाई से निकलते हैं, यानी कि जटिलता से निकलते हैं। इसमें निरीक्षण होता है, निरीक्षण भी एक पद्धति होती है। वर्गीकरण, प्रयोग, परीक्षण, तुलना, निष्कर्षीकरण, ये कठिन मार्ग से ही अपनाना पड़ता है, इसके तहत निकलती हैं सारी चीज़। इसको करने के बाद में इन सब को मिला करके जिस अध्ययन प्रणाली की प्राप्ति होती है उसी को हम क्या कहते हैं, पद्धति कहते हैं। जबकि आप सुनेंगे अभी प्रविधि वगैरह के बारे में, अभी आगे चल कर के आपको बताएंगे प्रविधि क्या होती है, उसको आप समझने का प्रयास करेंगे। ठीक, वैज्ञानिक पद्धति के कई चरण होते हैं। अध्ययन की समस्या का निरूपण किया जाए, उपकल्पना का निर्माण किया जाए, तथ्यों का संग्रह किया जाए, तथ्यों का व्यवस्थित लेखन किया जाए, तथ्यों का वर्गीकरण किया जाए, इस प्रकार से। ठीक, ध्यान रखेंगे इतनी सारी बातों को। आगे बढ़ा जाए मेरे प्यारे दोस्त, आगे बढ़ा जाए। सारी बातें आपकी क्लियर हो रही हैं, फटाफट से वीडियो को लाइक करके और हमको बता सकते हैं आप। ठीक, चलिए तो अगले हम बढ़ते हैं। 15 नंबर प्रश्न आपके सामने। 15 नंबर प्रश्न है आपके सामने प्रविधि। प्रविधि क्या होती है? वैज्ञानिक विश्लेषण और व्याख्या के लिए जिन वास्तविक तथ्यों की आवश्यकता होती है उन्हें एकत्रित करने के लिए अनुसंधानकर्ता जिस विधि या तरीके को अपनाता है उसे हम प्रविधि कहते हैं। अर्थात जो ऊपर हमने आपको बताया, निरीक्षण, वर्गीकरण, प्रयोग, परीक्षण, तुलना, निष्कर्षीकरण, ये सारे के सारे मार्ग होते हैं तथ्य चीज़ों को निकालने के। तो इसी मार्ग को या फिर इसी प्रकार की इन सभी चीज़ों को हम प्रविधि कहते हैं। प्रविधि के द्वारा जो पद्धति होती है, प्रविधि के द्वारा प्राप्त तथ्य जो चीज़ें होती हैं, जो फैक्चुअल नॉलेज होता है, उस फैक्चुअल नॉलेज का प्रयोग हम जो है प्रक्रिया के तहत करते हैं। ध्यान रखेंगे, यानी कि पद्धति के तहत। तो पद्धति जो होती है प्रविधि के द्वारा अपनाएं, मतलब प्रविधि जो होती है मेरे प्यारे दोस्तों, प्रविधि के माध्यम से हमको जानकारियाँ प्राप्त होती हैं और उन जानकारियों का एक प्रकार से इकट्ठा करना, उन जानकारियों का संचयन करना क्या कहलाता है, हमको एक प्रकार से पद्धति कहलाती है। समझ में आ रही बातें? आगे बढ़ते हैं। जिसके माध्यम से वास्तव में साधन जिसके माध्यम से अनुसंधान के लिए आवश्यक वास्तविक तथ्यों की सूचना एवं आंकड़ों का संकलन किया जाता है। तो प्रविधि क्या होती है? प्रविधि क्या होती है कि जो भी आपके मार्ग होते हैं तमाम सारे, उसको हमने आपको बता ही दिया, वही होते हैं। इस प्रकार से प्रविधि जो होती है वास्तव में वह साधन होती है जिसके माध्यम से अनुसंधान के लिए आवश्यक वास्तविक तथ्यों, सूचनाओं, आंकड़ों का क्या किया जाता है, संकलन किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर प्रश्न, वर्गीकरण क्या होता है? वर्गीकरण प्राप्त तथ्यों को, वर्गीकरण क्या होता है? प्राप्त तथ्यों को उनकी समानताओं और विषमताओं के आधार पर हम व्यवस्थित ढंग से विभिन्न श्रेणियों में बांट देते हैं, विभाजित कर देते हैं। इसी को हम वर्गीकरण कहते हैं। वर्गीकरण मतलब होता है बांटना। तो कोई तथ्य आप प्राप्त हो तो आप बांट दीजिए कि यह फर्स्ट का है, द्वितीय श्रेणी का है, तृतीय श्रेणी का है, तो इसको वर्गीकरण आप कह सकते हैं। डॉक्टर चतुर्वेदी के अनुसार वह कहते हैं, चतुर्वेदी महाराज क्या कहते हैं, चतुर्वेदी जी, कि एक रूपता, हाँ भाई बिल्कुल धीरे ही बता रहे हैं, चाहिए कोई बात नहीं। डॉक्टर चतुर्वेदी के अनुसार उन्होंने कहा कि एक रूपता व समानताओं के आधार पर, एक रूपता हो या समानताएं हो, मतलब समताएं हो, उनके आधार पर तथ्यों को समूह अथवा वर्गों में हम क्या करते हैं, विभाजित कर देते हैं। विभाजन करने की जो प्रक्रिया होती है को परिभाषिक दृष्टि से वर्गीकरण कहते हैं। जैसे मान लेते हैं यूट्यूब पर बहुत सारे कैटेगरी के वीडियो बनाए जाते हैं, बहुत सारे वर्गीकरण है। जैसे कि कोई होगा कि फैक्ट नॉलेज दे रहा है, या फिर मतलब एक होता है एजुकेशन का, एक होता है मनोरंजन का, एक होता है आपका मेरे प्यारे दोस्तों जो है फिल्म वगैरह का, इसका लाइन होता है, एक होता है मेरे प्यारे दोस्तों टेक वगैरह का। तो ये सब क्या है एक प्रकार से। अभी एजुकेशन में क्या होता है, एजुकेशन यानी कि जानकारी की बातें बताई जाती हैं आपको। तो एजुकेशन में मेरे प्यारे दोस्तों एक समान की चीज़ें बताई जाती हैं। ठीक, ध्यान रखेंगे ये बातें। तो ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों आप समझते होंगे टेक में टेक वाली चीज़ें बताई जाती हैं। तो एक प्रकार से एक श्रेणीबद्ध है, सबका क्रम अलग अलग है। तो वही होता है आपका क्या, वर्गीकरण। ठीक, जबकि कोनोर महोदय कहते हैं कि वर्गीकरण तथ्यों को उनकी मतलब उसकी समानता तथा निकटता के आधार पर समूहों तथा वर्गों में क्रमबद्ध लाने तथा व्यवस्थित व्यक्तिगत इकाइयों की विभिन्नता के बीच पाए जाने वाले गुणों को एकात्मकता को प्रकट करने की एक प्रक्रिया होती है। वही बात ये भी कह रहे हैं, घुमा फिरा करके, कोई मतलब नहीं उसको समझने का। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर। यहाँ से आपसे तमाम सारे प्रश्न पूछेंगे। वैज्ञानिक पद्धति के चरण, तो आपसे एग्जाम से पूछेगा ऑब्जेक्टिव वालों की पी.बी. यंग के अनुसार वैज्ञानिक पद्धति के कितने चरण होते हैं। तो कुल मिलाकर के 6 चरण होते हैं इनके अनुसार, पी.बी. यंग के अनुसार। कौन कौन से चरण? पहला चरण होता है अध्ययन की समस्या का निरूपण किया जाए वैज्ञानिक पद्धति के अंतर्गत। दूसरा क्या होता है, उपकल्पना का निर्माण किया जाना चाहिए। तीसरा क्या, तथ्यों का संग्रह किया, तथ्य यानी फैक्ट का संग्रह किया जाना चाहिए। और फैक्ट का संग्रह कौन करता है? प्रविधि के द्वारा किया जाता है। ठीक, ध्यान रखेंगे।
और जब संग्रह हो या तथ्यों का व्यवस्थित लेखन किया जाए। और पाँचवा क्या है, तथ्यों का वर्गीकरण किया जाए, तथ्यों को बांटा जाए। छठवां क्या है, वैज्ञानिक समानवीकरण किया जाए। आगे बढ़ते हैं और अगले प्रश्न को हम समझते हैं। निदर्शन यानी प्रतिचयन क्या होता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा, निदर्शन को अन्य मतलब किस नाम से जाना आता है। निदर्शन को हम प्रतिचयन के नाम से भी जानते हैं। 18 नंबर प्रश्न। निदर्शन जो होती है, निदर्शन पद्धति वह प्रणाली होती है। निदर्शन एक प्रकार की क्या होती है, पद्धति होती है और एक ऐसी प्रणाली होती है यह जिससे क्या होता है, समग्र यानी बहुत सभी समग्र में क्या होता है, सावधानी पूर्वक कुछ ऐसी इकाइयों को चुन लिया जाता है जो समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करती हों। जैसे निदर्शन जो होता है, इसी प्रकार से हमने आपको पढ़ाया होगा प्रतिदर्श। प्रतिदर्श हमने पढ़ाया था, तो प्रतिदर्श में भी हम बहुत सारे लोगों को छोटा सा निकाल लेते थे भाग। तो इसी प्रकार से यह भी एक प्रक्रिया ऐसी होती है जिसमें हम क्या करते हैं, समग्र जो है, समग्र जो सारी चीज़ें, बहुत ढेर सारी चीज़ें हैं, एक मतलब एक मिठाई का डब्बा, उसमें से एक मिठाई अगर आप चख ले तो वह भी एक प्रकार निदर्शन या प्रतिचयन कहलाता है। गुटे एवं हाट महोदय कहते हैं कि एक निदर्शन जैसा कि नाम से विदित है एक विस्तृत समूह का प्रतिनिधि है। तो एक विस्तृत समूह का प्रतिनिधि होता है कौन, निदर्शन, ध्यान रखेंगे। जबकि मतलब कि छोटे से ही हम करेंगे, मतलब कि एक उसकी इकाई ले लेंगे। जैसे कि मान लेते हैं, वैसे हमने बताया नहीं था कि हाँ आपको पूरी किताब पढ़ने से पहले कि आप उसकी किताब में या फिर मूवी को देखने से पहले आप ट्रेलर देख लेते हैं, ट्रेलर। तो ट्रेलर जो होता है क्या है, एक प्रकार से निदर्शन है या प्रतिचयन है क्या, मूवी का, ठीक। क्योंकि उसको देखने के बाद में आपको पूरी की पूरी मूवी का सार समझ में आता है, ठीक, ध्यान रखेंगे। तो यहाँ पर गुटे एवं हाट ने कहा, आपसे एग्जाम से में ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा कि एक निदर्शन जैसा कि नाम से विदित है एक विस्तृत समूह का प्रतिनिधि है क्या, एक विस्तृत समूह का प्रतिनिधि है एक निदर्शन। यह बात किसने कही, गुडे एवं हाट महोदय ने। श्रीमती यंग ने क्या कहा, श्रीमती यंग ने कहा कि एक सांख्यिकी निदर्शन उस संपूर्ण समूह या योग का एक अति लघु चित्र होता है जिसमें से कि निदर्शन को प्राप्त किया सके, ठीक, एक छोटा सा भाग होता है। स्पष्ट है कि निदर्शन संपूर्ण या समग्र का वह छोटा से छोटा भाग होता है जो अपने इस छोटे से रूप भी, मतलब छोटे से रूप में भी संपूर्ण या समग्र का उचित प्रतिनिधित्व करता है। मतलब छोटा तो है लेकिन सभी का प्रतिनिधित्व करता है। ध्यान रखेंगे, वास्तव में निदर्शन सदैव समग्र की अपेक्षा छोटा होता है और समग्र का क्या करता है, प्रतिनिधित्व करता है, मतलब बड़े का प्रतिनिधित्व करता है, ये जिसमें समग्र की विशेषताएं पाई जाती हैं। मतलब एक डब्बे से अगर आप 1 किलो छेने से एक छेना खा लें तो मतलब कि 1 किलो छेना भी उसी स्वाद का होगा जो आपने खाया। यही होता है आपका निदर्शन। आगे बढ़ते हैं, और यही आपका प्रतिदर्श भी हमने बताया था, वह भी एक प्रणाली होती है। तो वह प्राचीन थोड़ी प्रणाली है, ठीक, या न्यू प्रणाली के अंतर्गत आती है। आगे देखते हैं बहुलक। बहुलक क्या होता है, हमने आपको बताया था, बहुलक शुरुआत में ही बताया था कि 1 2 3 4 5, हमने लिख दिया कि 2, या हमने आपको बताया था ना कि 2 3 2 5 2 4 2 6, हमने इस प्रकार से आपको बताया था। देखें यहाँ पर 2 1 है, 2 बार है, 3 बार आया, 4 बार आया, यानी 2 की संख्या कितनी बार है, 4 बार है। अर्थात इस श्रेणी में आपसे पूछे जाएगा कि दत्त श्रेणी में या फिर दी गई श्रेणी में, दत्त श्रेणी लिखेगा ताकि आप कंफ्यूज हो जाएं। आपसे ऑब्जेक्टिव वालों पूछ लेगा कि दी हुई श्रेणी में जो है निम्न में से कौन सी संख्या बहुलक है, या फिर बहुलक कौन है। तो बहुलक कौन है, 2 है यहाँ पर, ठीक, 4 बार 2 आया है, ये 2 है, बहुलांक है या बहुलक है, ठीक, ध्यान रखेंगे, यही होता है आपका। आगे देखिए, बहुलक श्रेणी का वह पद होता है जो अधिकतम बार आता है। यह श्रेणी के बहुल मूल्य का सर्वश्रेष्ठ प्रारूपिक प्रतिनिधि होता है। यह एक ऐसा मूल्य होता है जो है सचमुच फैशन कहा जा सकता है। तो आपसे एग्जाम से पूछेगा कि एक प्रकार से जो है क्या एक ऐसा मूल्य है जो सचमुच फैशन कहा जा सकता है, तो बहुलक एक ऐसा मूल्य है जो सचमुच फैशन कहा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न को हम समझने का प्रयास करते हैं। इसी में आपके विद्वान है एक क्राकस्टन और उन्हीं के साथ हैं काउडन, और दोनों लोगों ने मिलकर के परिभाषा दी क्या, कि एक वितरण का बहुलक वह मूल्य होता है जिसके निकट की श्रेणी की इकाइयाँ अधिक से अधिक क्या होती हैं, केंद्रित क्या से होती है भैया, केंद्रित होती हैं, उसे मूल्यों की श्रेणी का सबसे अधिक प्रतिरूपी माना जा सकता है। सारी बातें क्लियर हो गई यहाँ तक। आगे बढ़ते तो ये इन्होंने बताया, हमने आपको बहुलक समझा ही दिया है। जबकि कैनी और कीपिंग महोदय के अनुसार आप लघुत्तरीय पूछा जाएगा तो आप उसका उदाहरण भी हमारे हिसाब से दे सकते हैं। कोई भी संख्या मान लीजिएगा, जो जरूरी नहीं कि जो हमने लिखा है, आप कोई संख्या लिख दे 3 4 5 6 7 8 9 10 11, इसी प्रकार से मतलब कि 3 4 5 फिर 3 4 6 3
फिर उसके बाद में आप लिख देंगे जो है 8, फिर आप लिख दें 9, इसी प्रकार से लिखिए ताकि वह ना पता चले कि कौन सी संख्या, मतलब कि ऐसी संख्या को लिखें ताकि 2 3 4 बार ऐसी संख्या हो कि जो संख्या बहुत अधिक मात्रा में हो जाए तो उसी को बहुलांक आप बता दीजिएगा कि हाँ इनमें से दी हुई श्रेणी में हम इसको बहुलांक कहते हैं, यही होता है बहुलांक। विद्वानों ने इसके बारे में निम्न में बातें कही, आपको मान लेते हैं याद नहीं होता है कि कैनी और कीपिंग ने क्या कहा, तो आप बड़े आसानी से अपने हिसाब से परिभाषा को बना करके लिख सकते हैं, कोई नंबर कटने की चांसेस नहीं होते हैं। बट ये है आप लिखेंगे विद्वानों के अनुसार, विद्वानों ने यह बातें बताई है, विद्वान का नाम नहीं याद आए तब, और अपने अनुसार से एक परिभाषा जरूर दीजिएगा। ठीक, तो कैनी तथा कीपिंग के अनुसार बहुलक क्रमबद्ध मूल्यों में वह मूल्य होता है जिसमें सबसे अधिक आवृत्तियाँ होती हैं, उपयुक्त परिभाषाओं से के आधार पर, या मतलब आवृत्तियाँ मतलब कि जो बार बार आया हो। ठीक, परिभाषाओं से आधार पर यह कहा जा सकता है कि बहुलक एक श्रेणी का वह मूल्य होता है जो किसी अन्य मूल्य की अपेक्षा अधिक बार आता है। ठीक, इसको बाड या फिर इसको मॉड या फिर बार भी कहा जाता है, मॉड या बार भी कहा जाता है, अभी आपको पता होनी चाहिए। अगला निरीक्षण क्या होता है। निरीक्षक जो शब्द होता है अंग्रेजी भाषा के ऑब्जर्वेशन का पर्यायवाची है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा कि जो है अंग्रेजी निरीक्षक शब्द अंग्रेजी भाषा के किस शब्द से बना है, तो ऑब्जर्वेशन से बना है। इसका अर्थ क्या होता है, देखना। ऑब्जर्वेशन का अर्थ क्या होता है, देखना। निरीक्षक का मतलब क्या होता है, देखना, अवलोकन करना या निरीक्षण करना। ठीक, किंतु सामाजिक अनुसंधान की एक व्यवस्थित पद्धति के रूप में निरीक्षण का एक अपना पृथक अर्थ होता है, यानी अलग अर्थ होता है। निरीक्षण का क्या अर्थ होता है कि कार्य कारण अथवा पारस्परिक संबंध का जानने के लिए स्वाभाविक रूप से घटित होने वाली घटनाओं का सूक्ष्म निरीक्षण करना। मान लेते कहीं पर कोई घटना घटित हो जा रही है, तो ऐसे में निरीक्षण करने का मतलब यह है कि आप उस स्थान तक जाएं और आसानी से पर्यवेक्षण के माध्यम से निरीक्षण करें। मतलब कि जैसे देखते हैं CBI वगैरह, जब आप देखते हैं कि जो क्राइम ब्यूरो वगैरह होती है, जब कभी कभी क्राइम बहुत अधिक मात्रा में होता है तो CBI जब जाँच होती है तो एक एक पुर्जे को उठाते, माचिस की तीली पड़ी है उसको उठा करके तुरंत रख देंगे, और कैसे पकड़ेंगे, दस्ताने से पकड़ें ताकि उनका फिंगरप्रिंट ना बने, फिंगरप्रिंट को वहाँ पर छांटेंगे। आपसे कोई नाखून वगैरह कोई भी क्लू मिलता है उसको उठा करके तुरंत जो है डाल देते हैं, किसी पन्नी वगैरह जो भी पॉलीयूलिथीन ले होते हैं उसमें डाल देते हैं। ठीक, तो ये क्या होता है, एक प्रकार से इसी को निरीक्षण कहा जाता है कि जहाँ पर घटना घटित हो वहाँ पर आप जाएँ और वहाँ पर जा करके पूरा का पूरा क्या करें, उसका देखें, अवलोकन करें, सारे मुद्दे क्लियर करें। ठीक, पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है, पर्यवेक्षण आपसे पूछे पर्यवेक्षण का मतलब क्या होता है। मान लेते हैं आपने गेहूँ बोया, अब गेहूँ बोया 2 दिन तक आप गेहूँ नहीं जमा, तो लोगों ने कहा आपसे कि जाओ गेहूँ क्यों नहीं जमा, उसका आप पर्यवेक्षण करके आओ। तो आप खेत में जाएं, खेत में आप हाथों से गेहूं का बीज निकालें, गेहूं का बीज निकालने के बाद में गेहूं देखें कि गेहूं क्यों नहीं जम रहा, उसमें अंकुरन या घुना है गेहूं, मतलब कि उसमें घुन काट दिया है गेहूं को, या एक प्रकार से तमाम सारे कीड़े ने काट दिया है, या उसमें कोई अन्य प्रॉब्लम है, तो कि उसकी मतलब एक प्रकार से अनुवांशिक प्रॉब्लम है उस गेहूँ की, या तमाम प्रकार की प्रॉब्लम, तो उसको आप ध्यान से पढ़िए, तो वो पर्यवेक्षण होता है। निरीक्षण क्या, घटनास्थल तक आप प्रवेश करें, जाएँ और उसको देखें सही तरीके से। ये सारी चीज़ें समझ में आएगी बातें। आगे है आपके केंद्रीय प्रवृत्ति, 21 नंबर। केंद्रीय प्रवृत्ति से तात्पर्य केंद्रीय प्रवृत्ति से तात्पर्य उस मान से होता है जो प्राप्त आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करता है, अर्थात वह मान जो प्राप्त आंकड़ों में सबसे अधिक बार आया हो। अन्य शब्दों में केंद्रीय प्रवृत्ति के मापों में प्रायः हमारा तात्पर्य औसत से होता है। औसत यानी कि जो हमने आपको पहले ही बताया था, मध्यांक या मध्यमान जो हमने बताया था कि उसको निकालते हैं। और बहुलक जो होता है मेरे प्यारे दोस्तों, बहुलक भी इसी श्रेणी के अंतर्गत है। केंद्रीय प्रवृत्ति के माप का तीसरा भाग होता है आपका बहुलक। एग्जाम्स में पूछेगा तो बता दीजिएगा केंद्रीय प्रवृत्ति का तीसरा भाग होता है क्या, बहुलक, ध्यान रखेंगे। और बहुलक से तात्पर्य मतलब केंद्रीय प्रवृत्ति के से तात्पर्य क्या होता है, तात्पर्य से औसत। ठीक, यानी अंकगणित में औसत जिसको कहते हैं, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। केंद्रीय प्रवृत्ति की मापों में मध्यमान हो गया आपका, मध्यांक हो गया, बहुलक हो गया, इन तीनों को सम्मिलित किया जाता है। तो मध्यमान क्या होगा, पहला इसका हो गया, दूसरा क्या होगा मध्यांक, और तीसरा क्या होगा बहुलक। तो आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा केंद्रीय प्रवृत्ति के माप में निम्न में से किसको शामिल किया जाता है। ऑब्जेक्टिव वालों, ऑप्शन ए में देगा मध्यमान, ऑप्शन बी में देगा मध्यांक, ऑप्शन सी में देगा बहुलक आपको, तो ऑप्शन डी में देगा ये सभी। क्या करेक्ट होगा, ये सभी आपका। ठीक, ध्यान रखेंगे। अगले प्रश्न की मतलब अगला बढ़ते हैं तो गिलफोर्ड ने इन तीनों मापों के अलावा 2 अन्य मापों को भी बताया, गुणोत्तर मध्यमान और हरात्मक मध्यमान। गुणोत्तर मतलब क्या होता है आपका, जो एक प्रकार से गुणा होकर के कि 2 फिर 2 दूना 4, 4 दूना 8, 8 दूना 16, 16 दूना 32, ये होता है गुणोत्तर मान। ठीक, हरात्मक मान भी है, एक प्रकार से केंद्रीय मान भी होता है। हरात्मक शैली, गुणात्मक शैली आपने पढ़ा होगा, प्रवृत्ति में सम्मिलित किया था। गिलफोर्ड के अनुसार हम और बातें समझते हैं। औसत वह अंक होता है जो निरीक्षणों या जो है व्यक्तियों के मध्यमान का द्योतक होता है। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछा ऑब्जेक्टिव वालों कि औसत वह अंक होता है जो निरीक्षणों या फिर व्यक्तियों के मध्यमान का द्योतक होता है। यह बात किसने कही, तो गिलफोर्ड महोदय ने कही। ठीक,
तो किसी चल राशि के वितरण में केंद्रीय प्रवृत्ति उस समय पाई जाएगी जबकि चल राशि के वितरण में अधिकतर प्राप्तांक वितरण के जो है मध्य भाग में स्थित हो तथा वितरण के दोनों किनारों की ओर प्राप्तांक घटते हुए क्रम में होता हो। ठीक, आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर प्रश्न देखने का प्रयास करते हैं। 22 नंबर प्रश्न है सामाजिक अनुसंधान के चरण बताइए। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसके जो है प्रमुख सोपान आपके सामने इस प्रकार से हैं, मैं आपको बताने का प्रयास करता हूं। फटाफट से एक बार वीडियो को लाइक करेंगे, जितने लोग नए जुड़ रहे हैं हमारे साथ फटाफट से वीडियो को लाइक करें। वीडियो में मज़ा आ रहा है मेरे प्यारे दोस्तों, फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और लाइक तो जरूर करना है आपको और वीडियो को शेयर अवश्य करना है। आप ध्यान रखेंगे वीडियो में, जाहिर सी बात है मैं दावे के साथ बोलता हूँ मज़ा जरूर आ रहा होगा, सारी बातें आपकी क्लियर हो रही होंगी। तो सामाजिक अनुसंधान के चरण को समझते हैं। पहला है विषय निर्वाचन, अर्थात विषय का निर्धारण कर ले आखिरकार सामाजिक अनुसंधान आपको किस विषय का करना है। वहीं नेक्स्ट है अनुसंधान के क्षेत्र का निर्धारण, अर्थात जिस विषय का आपने निर्धारण किया है उसका जो क्षेत्र है वह कहाँ पर है उसको निर्धारित कर लें। तीसरा मुद्दा यह होता है कि आप जो है उसका चरण क्या कर लें, साहित्य का पुनरावलोकन कर लें, अर्थात जो आपने सोचा या फिर आपने जो पुरानी चीज़ को आपने जो मतलब पहले उस स्थान पर क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है उसको आप एक बार पढ़ लीजिए। और अगला है आपका क्षेत्रीय सर्वेक्षण, क्षेत्रीय स्तर पर आप सर्वेक्षण कर लें कि आखिरकार सर्वे कर लें कि ठीक ठाक है कि नहीं है, सर्वे जिसको आप कहते हैं, तो सर्वेक्षण कर लें कि हाँ मामला जो हम करने जा रहे हैं वह ठीक है कि नहीं ठीक है, उसको आप देख लीजिएगा। वहीं अगला है आपका इकाइयों को निर्धारित करें और परिभाषित करें। इकाइयों को क्या करें, निर्धारित और परिभाषित करें कि आखिरकार जो जो चीज़ें हैं वहाँ पर उसको बताएं कि हाँ ये होता है ये होता है, इसको आप पहले से निर्धारित कर लें। आगे छठवां जो है आपका स्तर या चरण की प्रकल्पना का निर्माण कर लें। प्रकल्पना मतलब पहले से कल्पना बना लें, जैसे कि मान लेते हैं सांचा बनाते हैं, ईंट बनाने वाले देखते होंगे, ईंट बनाने वाले पहले सांचा बनाते हैं, तो एक प्रकार से पहले ढांचा बना लें, यानी उसी को प्रकल्पना कहते हैं। आप ढांचा या सांचा बना लें पहले से, ठीक, उसका निर्माण कर लें। अगला चरण है कि सूचनादाताओं का चयन कर लें कि आखिरकार कौन व्यक्ति कहाँ से सूचना पहुँचाएगा, मार्केट से सूचना कौन पहुँचाएगा, इधर से सूचना कौन पहुँचाएगा, अलग अलग प्रकार सूचनादाताओं का क्या कर लें आप चयन कर लें कौन कौन चीज़ें होंगी। और उसके अंदर सूचना स्रोतों का निर्धारण कर लें कि फ़ोन से फ़ोन मिला करके बताना, कि आपके वायरलेस से बताना है कि जो आप जो है मिलिट्री वाला होता है उससे बताना है, या फिर तमाम प्रकार की चीज़ें हैं किससे फ़ोन बताना है, या फिर मतलब चिट्ठी के माध्यम से बताना है, क्या होता है, तो स्रोतों का निर्माण कर लें। वहीं 9वां है अनुसंधान की पद्धति, कोई पद्धति हो जिसके तहत आप पद्धतियों का प्रयोग करके या प्रविधि वगैरह हो जिसके तहत आप सभी चीज़ों का संकलन इकट्ठा कर लें, और कोई पद्धति हो उस पद्धति के अनुसार हमको अनुसंधान करना होता है। वहीं 10वां चरण होता है आपका कि अध्ययन पद्धति क्या होता है, अध्ययन पद्धतियों तथा प्रविधियों का निर्माण एवं पूर्व परीक्षण कर लें। एक बार उसको चेक जरूर कर लें, कोई चीज़ आप करने जा रहे हो तो उसको चेक कर लें कि हाँ या खरा उतरेगा या नहीं उतरेगा, सही होगा कि नहीं होगा, ठीक। और 11वां आपका दत्त संकलन, यानी कुछ प्राप्त आपको संकलन डाटा कुछ हो गए, मतलब कि कुछ चीज़ें आपको प्राप्त हुई मिलेंगी, कुछ मिलेंगी, उसी को दत्त संकलन कहा जाता है। तो कुल मिलाकर के 11 चरण आपके हमने यहाँ पर बताए। सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख सोपान निम्न, मतलब आपसे पूछेगा कि सामाजिक अनुसंधान के प्रमुख सोपान हैं, आपको ऑप्शन में देगा, इनमें से देखिए 11 में से अगर कोई भी दे दिया तो उसको देख लीजिएगा, यहाँ से आप बड़े आसानी से पढ़ लीजिएगा। इसके PDF वगैरह जो होंगे आपके टेलीग्राम पर मैं दे दूँगा, वहाँ से आप देख लीजिएगा। ओके, चलिए टेलीग्राम का जो है लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा और चैट सेक्शन में भी। सॉरी 11 तो है और आगे भी है इसका, और आगे भी यहाँ पर छूट रहा था थोड़ा, 11 के आगे मतलब 16 है थे, इन 16 को ध्यान से देखेंगे। तो दत्त संकलन मतलब जो प्राप्त हुई चीज़ें हैं उसके बारे में, ठीक। तो यहाँ पर 12वां क्या है आपका, तथ्यों का संगठन करने, आप जो तथ्य आपको मिले हों उसका जो आप दत्त जो चीज़ें हैं आपको जो प्राप्त चीज़ें हैं उनको इकट्ठा कर लें, संगठन कर लें, उनका संपादन भी कर लें और संकेतीकरण भी कर लें कि किसको क्या कहना है, किसको किस प्रकार से बुलाना है, इसका वर्गीकरण कर लें, श्रेणीबद्ध भी कर लें, सूची बना लें सबको कि कौन किस श्रेणी का व्यक्ति है, मतलब कौन किस श्रेणी का जो है डाटा है, उसके सारणीबद्ध भी कर लें, उसको सारणी में आप आसानी से सजा लें, ठीक, ये सारी चीज़ें हैं। ओके, वहीं आपको और भी बताऊं 13वां क्या है, तथ्यों का विश्लेषण व निर्वाचन कर लें कि जो चीज़ें हमको डाटा प्राप्त किया गया है, जो हमको दिया गया है, मान लेते किसी फौज को दिया जा रहा है कि हाँ तुम ये संधान करो, मतलब कि कोई सामाजिक सर्वेक्षण किया जा रहा हो, सामाजिक अनुसंधान समझते हैं, अनुसंधान समाज के क्षेत्र में कोई अनुसंधान किया जा रहा हो, या मान लेते हैं आपको जनगणना के लिए भेज गया हो, जनगणना के लिए आपको भेजा गया, जनगणना के लिए आप आए तो तमाम सारी चीज़ें आपको भी दी जाएंगी, तो आप पूरा पहले एक प्रकार से ब्यौरा कर लीजिए। तो इसके 16 चरण आपके सामने यहाँ पर हैं। तो यहाँ पर देखेंगे तथ्यों का विश्लेषण व निर्वचन करें, वहीं तथ्यों का सांख्यिकीय विश्लेषण कर लें, संख्या के आधार पर तथ्यों का विश्लेषण कर लें कि तथ्य जो दिए गए हैं वह ठीक ठाक हैं कि नहीं है, तथ्य क्या हमारे सामने जो प्रस्तुत हैं वह इस पर लागू होंगे या नहीं लागू होंगे, इसको भी देख लें।
लें, वहीं अनुसंधान प्रतिवेदन का प्रस्तुतिकरण भी कर लें। अनुसंधान प्रतिवेदन का क्या कर लें, प्रस्तुतिकरण भी कर लें। एक बार प्रस्तुत कर लें पहले अनुसंधान को कि आखिरकार इसकी क्या रिप्लाई आती है, क्या क्रिया प्रतिक्रिया आती है, इसको भी देख लें। ठीक, वहीं आपको बता दें 16वां नंबर सामान्यीकरण, सैद्धांतिकरण और नियमों का प्रतिपादन कर लें कि आखिरकार किस नियम के माध्यम से हमको करना है इस अनुसंधान को। आप नियमीकरण और सामान्यीकरण इत्यादि सभी को चीज़ों को जो है आसानी से देख लीजिए। आगे देखते हैं 23 नंबर, इन सभी को आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, बिल्कुल यहाँ पर थोड़ा कम दिखाई दे रहा है, और वो जल्दी मतलब कि आपके सामने मैं ज़्यादा देर और नहीं रहने वाला हूँ, बस जल्दी क्लास ओवर होगी आपकी। बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं सर क्लास कब ओवर होगी, बस जल्दी क्लास ओवर होने वाली मेरे प्यारे दोस्त, चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मात्र 25 प्रश्न है आपके, ठीक, ध्यान रखें मात्र 25 प्रश्न है, ठीक, मतलब 2 प्रश्न और बचे हैं। समांतर माध्य, समांतर माध्य क्या होता है, समांतर माध्य या अंकगणितीय माध्य को मध्यमान भी कहते हैं। किसी अंक सामग्री के समस्त अंकों के योगफल को उन अंकों की संख्या से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है उसे मध्यमान कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हमने शुरुआत में बताया था औसत वगैरह निकालने के लिए कि 1 2 3 4 5 दिया है आपको, तो 5 4 9 3 12 और 2 12 2 कितना हो गया आपका 14 1 15 15, इसको सभी को जोड़ लीजिए, जोड़ने के बाद 15 हो जाएगा, बटे कितनी संख्या है 5 संख्या है, 5 से भाग दे दो, 5 3 15, मान लेते 3 जो निकला आपका ये होगा समांतर माध्य। ठीक, ध्यान रखेंगे यही होता है आपका समांतर माध्य। तो सभी अंक जितने अंक दिए होंगे आपको श्रेणी में, उन श्रेणी के सभी नंबरों को जोड़ लीजिए, कितने अंक दिए गए उन अंकों को उससे भाग कर दीजिए, और जो निकले वही आपका क्या हो जाएगा, समांतर माध्य हो जाएगा। ठीक, ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, होरेस और सेक्रेटिस, क्या सेक्रेटिस, तो होरेस सेक्रिस्ट मतलब सेक्रिस्ट महोदय कहते हैं कि एक समंक श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या से भाग देने पर प्राप्त संख्या मध्यमान कहलाती है। यह कथन किसने कहा, तो होरेस सेक्रिस्ट महोदय ने कहा। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछे कर दीजिएगा, एक समंक श्रेणी के पदों के मूल्यों के योग में उनकी संख्या से अगर हम भाग दे देंगे तो संख्या का मध्यमान हमको मिल जाएगा। यह बात किसने कही, होरेस सेक्रिस्ट महोदय ने। नेक्स्ट आपका है प्रोफेसर FC मिल्स ने क्या कहा, इनको समझिए। तो प्रोफेसर FC मिल्स महोदय कहते हैं कि अंकगणितीय माध्य किसी वितरण का समतोलन केंद्र होता है। तो अंकगणितीय माध्य या समांतर माध्य किसी क्या होता है, किसी विवरण का समतोलन केंद्र होता है। यह कथन किसका है, तो यह कथन प्रोफेसर FC मिल्स महोदय का। या आपसे ऑब्जेक्टिव वालों प्रश्न पूछेगा, आपसे ऑब्जेक्टिव वालों यहाँ भी प्रश्न पूछेगा कि समांतर माध्य को अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो उसको मेरे प्यारे दोस्तों हम जो है औसत के नाम से भी जान सकते हैं, और एक प्रकार से अंकगणितीय माध्य भी हम कह सकते हैं। ओके, मध्यमान का संकेत क्या होता है, यम होता है। मध्यमान का संकेत क्या होता है, अर्थात मध्यमान को हम यम अक्षर से प्रदर्शित करते हैं। आपसे एग्जाम से प्रश्न पूछेगा मध्यमान को हम किस अक्षर से प्रदर्शित करते हैं, यम से प्रदर्शित करते हैं। आगे बढ़ते हैं, निगमन पद्धति या निगमनात्मक पद्धति पढ़ते हैं, बताते हैं आपको। वैसे आपने फर्स्ट ईयर में समाज शास्त्र यानी चैप्टर 3 के अंतर्गत आपने पढ़ा होगा, सारी चीज़ों को हमने बता भी दिया था। वैसे यहाँ पर समझिए निगमनात्मक पद्धति क्या होती है। निगमनात्मक पद्धति के अंतर्गत हम सामान्य सत्य के आधार पर विशिष्ट सत्य का निरूपण करते हैं। अभी मैं उसको समझा दूंगा। उदाहरण के लिए उदाहरण समझिए, यदि हम इस प्रकार मान्यता या फिर सत्य को स्वीकार करें कि मनुष्य एक मरणशील प्राणी है, तो हम इस तर्क के आधार पर क्या कह सकते हैं, जो है विशिष्ट निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि जो राम है वह मरणशील प्राणी क्योंकि वह भी एक मनुष्य है। मतलब अगर आप यह मान लें कि मनुष्य जब होता है मरता है, तो मनुष्य मरता है भैया, जो मनुष्य होंगे यानी कि राम मान लेते, राम मुकेश सुरेश या कोई भी मनुष्य है, तो मनुष्य अगर है तो उनको भी मरना पड़ेगा। अगर आपने एक विस्तृत स्तर पर कोई चीज़ निकाला कि सभी जानवर ऐसे होते हैं, तो भाई कोई जानवर होगा तो उसको ऐसे होंगे, तो एक भी जानवर पर लागू होगा। इसी प्रकार से जब किसी बड़े स्तर पर हम कोई शोध करते हैं, जब किसी बड़े स्तर पर हम शोध करते हैं और बड़े स्तर पर शोध करने के बाद में होता क्या है, किसी छोटे स्तर पर उसको हमको लागू करना होता है, तो ऐसी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, निगमनात्मक पद्धति। की हमने निकाला कि मनुष्य जो होता है वह एक प्रकार जैसे पैदा होता है वैसे इसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है, लिख दिया जाती है। तो एक प्रकार से यह निश्चित है कि मनुष्य की मृत्यु निश्चित है। इसका मतलब मनुष्य एक मरणशील प्राणी, मतलब मनुष्य मरेगा। तो हम इसके आधार पर बता सकते हैं कि मुकेश या सुरेश या फिर जो है दिनेश या इसी प्रकार से अन्य भी कोई भी ABCD XYZ कोई भी बंदा वह मरेगा। ठीक, तो एक मतलब तमाम सारे व्यक्तियों के आधार पर हमने निकाला, सभी पर रिसर्च किया। उसके अंदर रिसर्च करने के बाद में एक मानव जाति पर रिसर्च किया। उसके अंदर मानव जाति में हमने एक मानव जाति को उठाया और कहा कि ये व्यक्ति भी मर सकता है, क्योंकि हमने पता कर लिया कि पूरा का पूरा मानव जाति ही मर सकता है, मरेगा। तो यह तय है। तो ये बातें हैं यहाँ पर, इसी को हम क्या कहते हैं, निगमन पद्धति। आगमन पद्धति आपको पता होगा, आगमन पद्धति के तहत हम जो है छोटे से बड़े की ओर बढ़ते हैं। ठीक, उल्टा होती है इसकी।
आगे बढ़ते हैं, व्यक्तिगत प्रलेख क्या होता है। सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत प्रलेख जो होता है, एक मिनट, सामाजिक अनुसंधान जो है, सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत प्रलेख द्वितीयक सामग्री होता है। हाँ भाई, फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए और जल्द ही आपकी क्लासेस और भी आने की चांसेस होंगी। थर्ड पेपर में भी क्लास आपको देने का प्रयास करूँगा। सेकेंडरी भी क्लास होगी, हिंदी वगैरह की, इकोनॉमिक्स की, पॉलिटिकल साइंस की, ओके, ध्यान रखेंगे। जिसके अंतर्गत क्या होता है, सामाजिक अनुसंधान में व्यक्तिगत प्रलेख द्वितीयक सामग्री है, जिसके अंतर्गत वह संपूर्ण लिखित सामग्री आती है जो एक व्यक्ति अपने स्वयं के विषय में अथवा सामाजिक घटनाओं को एक विशेष दृष्टिकोण से देख समझकर प्रस्तुत करता है। व्यक्तिगत प्रलेखों के रूप में उपलब्ध होने वाली लिखित सामग्री प्रकाशित हो सकती है अथवा अप्रकाशित भी हो सकती है। स्पष्ट है कि व्यक्तिगत प्रलेख किसी व्यक्ति के द्वारा व्यक्तिगत प्रलेख जो होता है किसी व्यक्ति के द्वारा उसकी स्वयं की क्रियाओं, उसके स्वयं के अनुभवों तथा उसके स्वयं के विश्वासों के बारे में स्वयं के द्वारा लिखा गया एक विवरण होता है। जीवन इतिहास, डायरी हो गया, पत्र हो गया, संस्मरण हो गया, आत्मकथा वगैरह हो गई, ये सब व्यक्तिगत प्रलेखों के अंतर्गत ही आते हैं। यह बात आपको ध्यान रखनी होगी। ठीक, तो जीवनी हो गया, आपका इतिहास हो गया, डायरी हो गया, या पत्र लेखन हो गया, फिर संस्मरण हो गया, इसमें व्यक्ति क्या करता है, फिर आत्मकथा हो गई, इसमें व्यक्ति अपनी क्रियाओं के बारे में, अपने स्वयं के अनुभवों के बारे में, अपने स्वयं के विश्वासों के बारे में इत्यादि, अपने स्वयं के तमाम सारी चीज़ों के बारे में अपने स्वयं के हाथों से, अपने स्वयं के पेन से लिखता है। तो उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को जो है हम क्या कहते हैं, व्यक्तिगत प्रलेख कहते हैं। ठीक, इतनी बातें क्लियर हुई, सारी बातें क्लियर हो गई मेरे प्यारे दोस्तों, सारे मुद्दे आपके क्लियर हो गए, जाहिर सी बात है। तो फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। लेकिन उससे पहले सभी लोग कमेंट सेक्शन में जय हिंद लिख दीजिएगा। जितने लोगों ने वीडियो देखा है मेरे प्यारे दोस्तों, सभी लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को शेयर कर दीजिए सभी ग्रुप्स वगैरह में, सभी लोगों के पास शेयर कर दीजिए। सभी बीए के छात्र छात्राओं को तक यह वीडियो पहुँचना चाहिए और अपनी तैयारी को आगे बढ़ाएं। और बस एकमात्र वीडियो या 2 से 3 बार परीक्षा के अंत समय में देख लेंगे। आपकी परीक्षा चाहे जब हो, 2 दिन पहले से आप इस वीडियो को 2-3-4 बार अभी से देखना प्रारंभ कर दीजिए। 3 से 4 बार वीडियो को देखने के बाद में सारे के सारे पेपर आपके दिमाग में चल रहा होगा। तो एक वीडियो, पूरा पेपर समाप्त। मात्र एक संस्थान, मात्र एक चैनल यूट्यूब का, एक प्रकार से बीए के क्षेत्र में मात्र एक ऐसा चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट आप लोगों के साथ लगातार जुड़ा हुआ है परीक्षा के अंतिम चरण में, जहां लोग परीक्षाओं के बारे में तरह तरह की बातें बता रहे हैं। वहीं पर शुक्ला स्टडी पॉइंट लगातार आपके साथ परीक्षाओं के संदर्भ में, परीक्षाओं के उत्तर को, परीक्षाओं के तोड़ के संदर्भ में, परीक्षाओं को कैसे लिखें, आंसर कैसे लिखें, कॉपी कैसे लिखें, कैसे लिखते हैं, क्या क्या करते हैं, क्या ट्रिक होनी चाहिए, कैसे चतुराई अपनाते हैं, इन सभी को लेकर के लगातार वीडियो आपके सामने आ रही है। ऐसे में मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों को मेरा साथ देना चाहिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में शेयर करें, लाइक करें और चैनल को आगे बढ़ाने में हमारी मदद करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।